नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648056060609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। बीपीएससी की तैयारी हमारी चल रही है। आज हम इसी क्रम में टेस्ट 7 चला रहे हैं। आपके लिए टेस्ट 7 डिस्कस करेंगे। आई होप आपने पहले के 6 टेस्ट देख लिए होंगे और उनमें से आपको काफी सारी चीजें याद भी हो गई होंगी। काफी सारी चीजें हमने बार बार आपको पुनरुक्ति जिसे कहते हैं रिपीटेशन के थ्रू याद कराने की कोशिश करिए। चलिए आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से आपको इनकरेक्ट पहचानना है। एक तरफ आपको प्रमुख स्थल यानी कि मेजर साइट्स और दूसरी तरफ उनकी जो लोकेशन है वो आपको बता रखी है। तो बनावली जो है हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में है, कालीबंगन राजस्थान हनुमानगढ़ में आपको मिलेगा, ढोलावीरा कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में मिलेगा, रंगपुर आपको अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट गुजरात में मिलेगा। बताइए कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है। तो डी वाला इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये अहमदाबाद में नहीं मिलेगा, ये काठियावाड़ में मिलेगा। ठीक है, गंगूबाई काठियावाड़ी आपने देखी होगी और नहीं देखी है तो देख लीजिएगा एग्जाम के बाद, मगर एग्जाम की तैयारी चलती रहनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा ऋग्वेदा के समय जो प्रगति और उत्थान यानी कि गॉड ऑफ प्रोग्रेस एंड अपलिफ्टमेंट था उनका नाम क्या था वो आपको बताना। और जो समुद्र के देवता थे गॉड ऑफ सी, उनका नाम आपको बताना। अश्विन, वरुण, उषा, इंद्र, उषा, इनमें से आपको पहचानना है कौन थे इसमें से। तो इसमें उषा जो थे वो उषा एक गॉडेस थी बेसिकली, जो प्रोग्रेस और अपलिफ्टमेंट की देवी थी, और गॉड ऑफ सी वरुण थे, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अगली देख लेते हैं। इसमें आपको इनकरेक्ट बताना है। ऋग्वेदिक शब्दावली जो है, ऋग्वेदिक टर्म्स, तो जो तक्षा होता था वो कारपेंटर यानी कि बढ़ई होता था, अरित्र जो होता था बोटमैन नाविक होता था, गोप्ता जो है प्लग को कहते थे, हल्को और गोहंता जो है अतिथि को कहते थे। बताइए कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है। तो अगर हम देखें तो गोप्ता जो है वो इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये हल्को नहीं बोलते थे, ये राजा को बोलते थे। ठीक है, जो उस समय के जो राजा होते थे उनको हम गोप्ता बोलते थे। और जो ऋग्वेदिक सोसाइटी थी उसमें अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो वहां पे जो वेल्थ का जो सिंबल था वो काव था। ठीक है, वेल्थ का जो सिंबल था वो काव था, इसलिए वहां पे मेजरली, क्योंकि वो सेमी पेस्टोरल सोसाइटी थी, मतलब वो जो पशुपालन करने वाले लोग थे, इसलिए काफी सारी टर्म्स उनके यहाँ जो है गौ से स्टार्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछ लेते हैं। ये पूछ रहा है कि जो धम्म घोष की घोषणा की है भैरी घोष की जगह, वो कौन से इंस्क्रिप्शन में, अभिलेख में आपको मिलती है, शिलालेख में। और जो धम्मा को एक्सप्लेन किया है वो अशोक के कौन से इंस्क्रिप्शन में आपको मिलता है देखने, ये आपको बताना है। 4th 11th 5th 12th पहचानना है। तो अगर हम देखें तो धम्म घोष और भैरी घोष को चौथे 4th वाले इंस्क्रिप्शन में था, और धम्मा का एक्सप्लेनेशन जो है 11th वाले में था। धम्म घोष क्या है? कॉन्क्वेस्ट बाय धर्म। ठीक है, धम्मा जो है एक प्राकृत का वर्ड है, बाकी इसका धर्मा होता है मतलब रूलिंग द हार्ट्स। और भैरी घोष क्या है? मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो स्टेट ट्रेजरर था, मतलब कुछ एक पोस्ट है आपको बतानी है, अर्थशास्त्र में जो दे रखी है, उन किस नाम से जानते थे। जो स्टेट ट्रेजरर था यानी कि राज्य की कोषाध्यक्ष था, उसको किस नाम से जानते थे। और कारागार का जो अध्यक्ष था, प्रिजन अथॉरिटी, उसको किस नाम से जानते थे। सन्निधाता, प्रदेशत्री, सन्निधाता, प्रशस्ता, उसके बाद अंतर्वैदिका, प्रशस्ता, अंतर्वैदिका, प्रशेस्त्री। बताइए, तो ये सन्निधाता और प्रशस्ता थे, तो ये इसका बी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मुगल मिनिस्टर्स जो थे उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि उनको क्या बोलते थे। सैन्य विभाग के प्रमुख को, हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट को, और जो हिसाब रखता था, लेखा जोखा रखता था, उसको क्या बोलते थे। आरिज मुमलिक खाजिन, सदरुस सुदूर मजूमदार, आरिज मुमलिक मजूमदार, सदरुस सुदूर खाजिन। तो इसको मिलिट्री वाले को आरिज मुमलिक बोलते थे, जबकि अगर हम हिसाब किताब वाले को देखें तो मजमुआदार बोलते थे। मजूमदार नहीं, मजमुआदार। देखिए बेसिकली आपको ये सारे दिल्ली सल्तनत के जितने भी टर्म्स हैं, उसके बाद मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी टर्म्स हैं, शिवाजी के जो आपको अष्टदिग्गज मिलेंगे, उसके बाद जो कृष्णदेव राय के कोर्ट में, विजयनगर में जो 8 लोग रहा करते थे कोर्ट में, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी टर्म का मतलब क्या था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। एक तरफ आपको डिपार्टमेंट्स दे रखे हैं, दूसरी तरफ वो काम क्या करते थे। तो दीवाने मुस्तखराज जो था वो डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर यानी कि कृषि से रिलेटेड था। दीवाने को ही जो है सैन्य से यानी कि मिलिट्री से रिलेटेड था। दीवाने अर्ज जो है फाइनेंस यानी कि वित्त विभाग था। दीवाने इस्तिखाक जो है पेंशन डिपार्टमेंट था। बताइए कौन सा इसमें से करेक्ट है। तो अगर हम देखें तो इसमें से सिर्फ
डी वाला करेक्ट है। दीवाने इश्तिकाक जो है पेंशन डिपार्टमेंट था। जबकि अर्ज की बात करें तो ये मिलिट्री डिपार्टमेंट था। कोही की बात करें तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था। और मुस्तकराज की बात करें तो ये फाइनेंस डिपार्टमेंट हुआ करता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दीवाने खैरात जो डिपार्टमेंट है उसकी स्थापना किसने करी थी, उसको किसने बनाया था। और दीवाने मुस्तखराज की जो स्थापना है डिपार्टमेंट है उसकी शुरुआत किसने करी थी, आपको पहचानना है। फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और बलबन। तो अगर हम दीवाने खैरात की बात करें, फिरोज शाह तुगलक ने इसको स्टार्ट किया था और अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुस्तखराज को स्टार्ट किया था। अलाउद्दीन खिलजी बड़े अपने टाइम से बहुत आगे के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनके लिए इंस्पिरेशन भी बने थे, क्योंकि इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट रिफॉर्म किए थे। इन्होंने अलग अलग मंडियां बनाई थी, मंडियों में जो है स्पाइस इन्होंने छोड़े थे। और इवन फेमाइन के टाइम पे भी बिल्कुल भी पैसे जो दाम है किसी भी चीज के उसको बढ़ने नहीं दिया जाता था। उसके बाद इन्होंने मिलिट्री में दाग सिस्टम की भी स्टार्टिंग करी थी। तो दाग सिस्टम होता था, यानी कि जो बहुत अच्छे अरबी नस्ल के या फिर कहीं और से जहां से अच्छे घोड़े आते हैं, वो जो घोड़े थे वो सिर्फ मिलिट्री के लिए रिजर्व होते थे। तो एक तो दाग सिस्टम था और दूसरा हुलिया सिस्टम था। इन दोनों से को रिलेट अगर हम देखें तो अलाउद्दीन खिलजी से ये होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछ रहा हुआ है अकबर के बारे में कि कौन सा काम उन्होंने कब किया था। तो दास प्रथा यानी कि स्लेवरी का एंड उन्होंने 1561 में किया था। हरमदल से मुक्ति जो है 1563 में आई थी, 1561 ऊपर वाला 1563। तीर्थ यात्रा यानी कि पिलग्रिमेज पे जो टैक्स था वो 1563 में था। और जजिया जो समाप्त किया था, अबॉलिशन ऑफ जजिया, वो 1565 में किया था। इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कौन सा करेक्ट है। तो अगर हम देखें तो सी वाला करेक्ट है, क्योंकि जो एंड ऑफ स्लेवरी था वो 1562 में हुआ था। हरमदल से मुक्ति 1562 में ही हुई थी। और जजिया का जो अबॉलिशन था वो 1564 में था, उसको खत्म कर दिया था। जिजिया क्या होता था, बेसिकली जो नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स होते थे जिनको जिम्मी बोलते थे, उनको एक प्रोटेक्शन टैक्स देना पड़ता था मुस्लिम रूलर्स को, तो उसको जिजिया बोलते थे। तो ये जो है अकबर का ये आइडिया था कि हमें इस देश को, अगर आपने जोधा अकबर देखी होगी तो इस देश को हमें लूटना नहीं है, इस पर राज करना है। तो इसलिए उन्होंने काफी सारे रिफॉर्म्स करे थे। नेक्स्ट उन्हीं रिफॉर्म्स में गजे इलाही और दूसरा आपसे पूरा इलाही संवत, इनकी स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है। 1586, 1583, 88, 62 कब कब हुई थी। तो गजे इलाही की स्थापना 1588 में हुई थी और 1583 में इलाही संवत स्टार्ट हुआ था। आप मुझे बताइए विक्रम संवत, शाका संवत और गुप्ता संवत, इन ये कौन से ईयर में हुए थे स्टार्ट, एक तो ये बताना है। और दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन सा कैलेंडर फॉलो करती है ये बताना है। ये सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने, अटेम्प्ट करके आंसर्स को कमेंट में लिखना है। पता है तो लिखेंगे, नहीं पता है तो सर्च करके लिखेंगे। और अगर वो भी नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट पढ़ेंगे, ताकि आपको मुद्दा ये है एग्जाम क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन आपसे पूछ रहा है, एक तरफ शासक और उनके जो ओरिजिनल नेम थे। तो बाबर जो है जहीरुद्दीन के नाम से थे, हुमायूं उनका नाम नसीरुद्दीन था, अकबर का जलालुद्दीन था और शाहजहां का सिहाबुद्दीन था। तो इसमें से करेक्ट बताना है। तो इसमें से सारे ही करेक्ट हो जाएंगे, सभी के नाम सही दे रखे हैं, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बरार जो स्टेट है उसकी स्थापना किसने करी थी और गोलकोंडा की स्थापना किसने करी थी, ये आपको पहचानना है। फतहुल्लाह इमद शाह ने करी थी, यूसुफ आदिल शाह ने, आमिर अली बरीद ने या कुतुब शाह ने, या बताइए इसमें से कौन थे। तो जो बरार स्टेट है वो फतहुल्लाह इम्द शाह ने करी थी और कुतुब शाह ने किया था, गोलकोंडा का स्टेट स्टैब्लिश किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो संगम डायनेस्टी थे उसके अंतिम शासक, लास्ट रूलर का नाम आपको बताना है। ऐसी तुगलक डायनेस्टी के लास्ट रूलर का इमादी नरसिम्हम श्रीरंग थर्ड, विरूपाक्ष द सेकंड, श्रीरंग थर्ड, इमादी नरसिम्हम, सदाशिव राय, इनमें से आपको पहचानना है। तो अगर लास्ट रूलर की बात करें तो विरूपाक्ष द सेकंड थे और सदाशिव राय तुलवा डायनेस्टी के। तो ये सारे जो है विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड डायनेस्टीज हैं और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए आप मुझे बताइए, विजयनगर की एक इंपॉर्टेंट कैपिटल रही है हम्पी, वो कौन सी रिवर पे है, कौन से नदी के तट पे है, ये आप मुझे बताएंगे खोज के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनकरेक्ट आपसे पूछा हुआ है, एक तरफ रचनाएं कॉम्पोजिशन, दूसरी तरफ उनके राइटर्स। तो बिसलदेव रासु जो है राजशेखर ने लिखी थी, हमीर मर्दमन जो है जयसिंह सूर्य ने लिखी थी, पातशाहनामा नरपति नल ने लिखी थी और प्रबंध बोध जो है जलाल तबत बाई ने लिखी थी। आपको पहचानना है इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। तो अगर हम देखें तो इनकरेक्ट इसमें ए, सी और डी इनकरेक्ट है, क्योंकि हमीद मदमर्दन जो है जयसिंह सूरी ने ही लिखी थी। जबकि बिसलदेव रासो की बात करें तो नरपति मल ने लिखी थी। बादशाह नामा जो है अब्दुल अल हमीद लाहौरी ने लिखी थी और प्रबंध कोश जो है वास्तुपाल ने लिखी थी। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव, ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनकरेक्ट आपसे पूछ रहा है, एक तरफ आपको डिपार्टमेंट, दूसरी तरफ उसको स्टार्ट किसने किया। तो दीवाने वकूफ जो अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने रियासत अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने आमिर कोही मोहम्मद बिन तुगलक और दीवाने बंदागन फिरोज शाह तुगलक। बताइए इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। तो अगर हम इनकरेक्ट की बात करें, दीवाने वकूफ है, क्योंकि वो अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसकी स्टैब्लिशमेंट करी थी, इसकी शुरुआत करी थी।
थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपसे इनकरेक्ट पूछा है और जो सल्तनत कालीन जो प्रशासन है, सुल्तानत एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें आपको पहचानना है कि मुस्तफ ए मुमलिक जो थे ऑडिटर जनरल यानी कि महालेखा परीक्षक थे। दीवाने इशरफ जो है ऑडिटर डिपार्टमेंट यानी कि लेखा परीक्षक विभाग था। दीवान रियासत सियासत जो है वो पर्सनल अकाउंटेंट व्यक्तिगत हिसाब किताब वाला था। और काजी लश्कर जो है जज आर्मी में जो न्यायाधीश होते थे सेना में वो थे। आपको पहचानना है इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। तो अगर हम देखें दीवान सियासत जो है वो गलत है क्योंकि ये स्पेशल कोर्ट यानी कि एक विशेष अदालत न्यायालय हुआ करता था जो कि लगाए करते थे सुल्तान, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है कि फिरोज शाह तुगलक जो है इनमें से किससे रिलेटेड नहीं है, आपसे ये पूछ रहा है। तो गुल फरोशी जो है जो फ्लावर पे टैक्स लिया जाता था, अमीर तरफ जो एंटरटेनमेंट पे यानी कि मनोरंजन पे, रोगन गरी जो है ऑयल के प्रोडक्शन पे लिया जाता था, और किमार खाना जो है गैम्बलिंग पे यानी कि जुए घरों पे टैक्सेस लगाए जाते थे। तो बताना है कौन सा इसमें से नहीं है, तो ये सारे ही हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें से आपसे पूछ रहा है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कब स्टैब्लिश की गई थी, ये पूछ रहा है। दूसरा, जॉब चारनॉक ने कलकत्ता सिटी को कौन से वर्ष में फाउंड किया था, ये आपको बताना है। 1662, 1692, 64, 92, 62, 90, 64, 90, बताइए इसमें से कौन सा है। तो अगर हम देखें तो ये 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को स्टैब्लिश किया गया था, और ये पब्लिक कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लैंड की थी और ईस्ट इंडिया कंपनी जो फ्रांस की थी, उसमें यही फर्क था कि फ्रांस वाली जो है पब्लिक होल्डेड थी यानी कि सरकारी कंपनी थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है प्राइवेट होल्डर्स की थी यानी कि निजी कंपनी थी। और इसी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी की काफी जगह जीत हुई क्योंकि वहां पे डिसीजन मेकिंग काफी ज्यादा तेज हुआ करती थी। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको कब स्टैब्लिश किया गया था, और वास्को डी गामा भारत दूसरी बार कब आए थे, ये आपको पहचानना है। 1601, 1501, 1602, 1501, 1601, 1502, 1602, 1502। तो वास्को डी गामा 1501 में आए थे पहली बार, 1498 में आए थे, उसके बाद 1501 में आए थे, और 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। देखिए सबसे पहले भारत में कौन आया था, चलिए आप मुझे ऑर्डर बताइए। डच, उसके बाद इंग्लिश, फ्रांस और पोर्टुगीज, इनका आपको ऑर्डर बताना है कौन सा पहले आया था और कौन सा बाद में आया था, ये मुझे आप देख के बताएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनकरेक्ट ऑप्शन आपसे पूछ रहा है विदेशी यात्रियों के नाम, फॉरेन ट्रैवलर्स, और वो जिस कंट्री से आते हैं। तो मेगास्थनीज पुर्तगाली थे, मार्को पोलो इटली से थे, नूनिस जो है पोर्टुगीज थे, और अब्दुल रजाक जो है ईरानी थे। इसमें से गलत आपको चुनना है, तो मेगास्थनीज गलत हो जाएगा क्योंकि वो पुर्तगाली नहीं थे, वो कौन थे, वो ग्रीक थे, ठीक है, यूनानी थे। और ये किसके कोर्ट में थे, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में मेगास्थनीज आए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शिवाजी का कोरोनेशन हुआ था, राज्यभिषेक हुआ था, वो कौन से वर्ष में हुआ था, और ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो हुई थी वो उस पर कब हस्ताक्षर हुए थे, ये आपको बताना है। 1674, 1664, 1676, 64, 74, 65, 76, 65, बताइए इसमें से कौन सा ठीक है। तो अगर हम देखें 1674 में शिवाजी को कोरोनेशन हुआ था, और 1665 में ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुई थी। बेसिकली पुरंदर फोर्ट जो है, पुरंदर का किला बड़ा ही इंपॉर्टेंट था शिवाजी के राज्य के लिए, क्योंकि एक तो हिल फोर्ट है और बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। तो मुगल और शिवाजी के बीच में संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है कौन सा युद्ध इसमें बैटल सबसे पहले लड़ा गया था, बैटल ऑफ कन्नौज, देवरा का युद्ध, सरहिंद का युद्ध, या फिर सामूगढ़ का युद्ध, आपको पहचानना है इसमें से कौन सा है। तो अगर हम देखें बैटल ऑफ देवरा है, सबसे पहले लड़ा गया था, ये कब लड़ा गया था, 1532 में लड़ा गया था, और ये किसके बीच में, अफगान जो थे, अफगानी और हुमायूं के बीच में इसको लड़ा गया था। जबकि बैटल ऑफ कन्नौज अगर हम देखें 1540 में लड़ा गया था, ये भी हुमायूं ने लड़ा था। सिरहिंद का जो बैटल है 1555 में लड़ा गया था, और सामूगढ़ का जो बैटल है 1658 में लड़ा गया था। अर्लीस्ट कौन सा है, बी वाला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बैटल ऑफ तल्लीकोट जो है उसका युद्ध कब लड़ा गया था, वो आपको बताना है। और मैसूर राज्य की स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना है। 1564, 1611, 1565, 1611, 1564, 1612, 1565, 1612, बताइए इसमें से कौन सा ठीक है। तो अगर हम देखें तो तल्लीकोट का बैटल जो हुआ था, विजयनगर का पतन इस बैटल से हुआ था, ठीक है। विजयनगर एम्पायर जो है वो खत्म हो गया था इस बैटल के बाद, और ये 1565 में हुआ था। और मैसूर स्टेट की स्थापना 1612 में हुई थी। ये वही मैसूर स्टेट है जिसने आगे जाके एंग्लो मैसूर वॉर्स लड़े थे, और साथ में इसमें जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे वो हैदर अली और टीपू सुल्तान जैसे लीडर्स इसमें इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है कि कौन सा इंसिडेंट सबसे पहले हुआ था, ये आपको बताना है। क्रोनोलॉजी आपको याद होनी चाहिए। तो तृतीय एंग्लो अफगान युद्ध यानी कि थर्ड एंग्लो अफगान बैटल, इम्फाल का युद्ध, पहला मोहम्मद कैंपेन या द्वितीय मोहम्मद कैंपेन, बताइए कौन सा इसमें सबसे पहले हुआ था। तो फर्स्ट मोहम्मद कैंपेन सबसे पहले हुआ था, ये कब हुआ था, 1898 में हुआ था। देखिए मोहम्मद कैंपेन क्या होता है, बेसिकली जो ब्रिटिश साम्राज्य था, ब्रिटिश एम्पायर था इंडिया में, वो उसकी इंडिया एक प्राइज्ड कॉलोनी थी। उसके बाद यहाँ पे आपका अफगानिस्तान आता है, यहाँ पे पूरा रूस का साम्राज्य था। तो ब्रिटिशर्स को हमेशा ये डर लगा रहता था क्योंकि रूसी जो थे वो लैंड बॉर्डर सेंट्रल एशिया में काफी ज्यादा वर्चस्व रखते थे, इन्फ्लुएंस रखते थे। तो वो लैंड के थ्रू
फ्रांस के साथ मिलकर नेपोलियन जो था ब्रिटिशर्स उनसे भी लड़ रहे थे। तो ये मानते थे वो कि फ्रांस और जो रूस हैं वो मिलके जो है लैंड की तरफ से इंडिया पर अटैक करेंगे। और क्योंकि इंडिया के ही रॉ मटेरियल से और मार्केट से ब्रिटेन का जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो फाइनेंस किया जा रहा था, तो इसलिए अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर ब्रिटेन ने काफी ज्यादा जो है अपना इन्फ्लुएंस किया था, अपना जो उसको एक बफर स्टेट की तरह बनाने की कोशिश करी थी। उसी के दौरान ये सारे कैंपेन्स हुए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको पूछा है कि करेक्ट बताना है आपको अगले क्वेश्चन में। तो बैटल ऑफ कित्तूर जो है 1856 में, भूटान का युद्ध 1866 में, साड़ागढ़ी का युद्ध 1897 में माफ कीजिएगा, और मलकंद का युद्ध जो है 1897 में। बताइए कौन सा इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको पहचानना है। तो अगर हम देखें तो इसमें से जो सी और डी है ये तो करेक्ट है, लेकिन बैटल ऑफ किंतूर जो है वो 1858 में लड़ा गया था क्रांति के बाद, और ये 1865 में लड़ा गया था भूटान का वॉर। तो इसलिए इसका आंसर मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे गलत विकल्प पूछा है, युद्ध घेराबंदी और उसकी जो विजेता है। तो बैटल ऑफ अलीवाल में ब्रिटिश जीते थे, चिलियांवाला में ब्रिटिश जीते थे, मुल्तान में ब्रिटिश जीते थे, और आगरा में भी ब्रिटिश जीते थे। आपको इसमें से गलत विकल्प चुनना है, कौन सा इसमें से गलत है। तो अगर हम देखें तो ये जो बी वाला है बैटल ऑफ चिलियांवाला, जो यहाँ पे बेसिकली सिख एम्पायर के जो रूलर्स थे, सिख पावर जो है वो जीती थी, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी जीती थी। और साथ में ये सेकंड एंग्लो सिख वॉर, माफ कीजिएगा, सेकंड एंग्लो सिख वॉर के दौरान ये बैटल लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा हुआ है। देखिए जब भी आप ऐसा कोई क्वेश्चन देखे ना, तो ये तो आपको आंसर पता ही लग गया कि बी वाला आंसर है, लेकिन इसके बाद के जो 3 ऑप्शन है वो भी आपको पता होने चाहिए। तो ये एफर्ट आपको करना पड़ेगा, जितना हमसे हो पाता है हम करते हैं, लेकिन फिर भी वीडियो की एक लेंथ जो है हमें देखनी पड़ती है कि वीडियो उससे ज्यादा लंबा ना हो, क्योंकि उसमें आपको बोरियत भी होती है और फिर मजा भी नहीं आता इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन एक साथ सुनने में। तो इसलिए आप क्या करें, जैसे अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि हाँ मुल्तान का बैटल आप देख लें एक बार, आगरा का देख लें, इस तरीके से कभी कभार देखते रहा कीजिए। इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा हुआ है कि जो डीग किले की घेराबंदी हुई थी, सीज हुई थी 1802 में हुई थी, भरतपुर का युद्ध जो हुआ था 1805 में, कुरिचिया रिवोल्ट जो हुआ था विद्रोह 1812 में होता, और खड़की का युद्ध जो हुआ था 1817 में हुआ था। ये आपको इसमें से गलत विकल्प चुनना है, कौन सा है इसमें गलत। तो अगर हम डीग फोर्ट की सीज देखें तो ये 1802 में नहीं 1804 में हुई थी, ठीक है। और ये डीग पड़ता कहाँ पे, राजस्थान का जो भरतपुर जिला है वहां ये पड़ता है। और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच में ये युद्ध चला था जब ये डीग फोर्ट की सीज हुई थी। चलिए आप मुझे बताइए, डीग फोर्ट की जब सीज हुई थी तो कौन जीता था, ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों में से कौन जीता था इस युद्ध में, वो आपको मुझे बताना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कौन सी बैटल है, ये जो युद्ध दे रखे हैं जिसमें ट्रैवनकोर का राज्य जो है विजयी हुआ था, कौन सा युद्ध ट्रैवनकोर के राज्य ने जीता था। तो कुडलूर की घेराबंदी, नीदुम कोट्टा का बैटल, मैंगलोर का बैटल, या गजेंद्रगढ़ का बैटल, आपको इसमें से बताना है कौन जीता था। तो अगर हम देखें तो नीदुम कोट्टा का जो बैटल है यानी कि बी, इसमें जो है मैसूर जीता था, जबकि ट्रैवनकोर जीता था, माफ कीजिएगा, ट्रैवनकोर इसमें पूछा है। ट्रैवनकोर किसमें जीता था, तो निदम कोट्ट में ट्रैवनकोर जीता था। कुडलोर में अगर हम देखें तो मैसूर जीता था, मैंगलोर में भी मैसूर जीता था, और अगर हम गजेंद्रगढ़ की बात करें तो इसमें मराठा जीते थे। तो जो ट्रैवनकोर का राज्य है बैटल ऑफ निदम कोट में उसने विजय प्राप्त करी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे करेक्ट शेरशाह सूरी के बारे में पूछा हुआ है कि कौन सा बैटल उन्होंने नहीं जीता था, ठीक है। कौन सा बैटल शेरशाह सूरी ने युद्ध नहीं जीता था, चौसा का युद्ध, कन्नौज का, बिलग्राम का, या समेल का। तो ये सारे ही जो है शेरशाह सूरी ने जीते थे, इसलिए इसका आंसर नन ऑफ द अबव हो जाएगा। देखिए शेरशाह सूरी जो थे सूर एम्पायर के संस्थापक भी थे, और मुगल काल में जब बाबर, उसके बाद हुमायूं को इन्होंने गद्दी से हटा दिया था। 15 साल का एक इंटरम पीरियड आया था बीच में, जब मुगल जो पावर है वो इंडिया में स्ट्रांग नहीं थी, और शेरशाह सूरी उस समय रूल करते थे, शेरशाह सूरी के जो वंशज थे। और शेरशाह सूरी ने काफी सारे रिफॉर्म्स भी किए थे, जैसे उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स किए काफी सारे, जिसको बाद में जाके अकबर ने भी अपनाया था। उसके बाद उन्होंने करेंसी रिफॉर्म्स किए, जो सिल्वर टंका होता है, जिसको हम टंका बोलते थे, जिससे बाद में एक वर्ड तनख्वाह भी बना, ठीक है। तो सिल्वर टंका उन्होंने काफी अच्छा एग्जीक्यूट किया था। उसके जीटी करनाल रोड उन्होंने बनवाया था, उसके 84 कोस के जो मतलब मीनारे हैं, और लॉ एंड ऑर्डर का काफी ज्यादा ख्याल रखा जाता था इनके राज्य में। तो ये सारी चीजें भी मेंस के पर्सपेक्टिव से आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके जो विद्रोह केंद्र थे, सेंटर्स थे और लीडर्स थे, तो दिल्ली में जो है लियाकत अली थे, मथुरा में कुंवर सिंह थे, गोरखपुर में गजाधर सिंह थे, और इलाहाबाद में जनरल बख्त खान थे। इसमें से आपको सही विकल्प चुनना है, करेक्ट कौन सा है। तो अगर हम करेक्ट देखें तो गोरखपुर वाला करेक्ट है, वहां पे गजाधर सिंह थे। जबकि कुंवर सिंह की बात करें तो ये आपको बिहार में मिलेंगे, जगदीशपुर के जमींदार थे। दिल्ली में अगर हम बात करें तो ये जनरल बख्त खान मिलेंगे, और इलाहाबाद में अगर हम बात करें तो लियाकत अली मिलेंगे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए 1857 में। चलिए आप मुझे बताइए 1857 में कानपुर
कि अगुवाई किसने करी थी। कानपुर में जो लीडर था और फैजाबाद में जो लीडर थे, फैजाबाद और कानपुर में कौन कौन से लीडर थे, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और ये सब आपको जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना है, ताकि ये ऐसे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ ले जाते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है सब्सिडरी अलायंस जो लॉर्ड वेलेस्ली ने चलाई थी, तो 1818 में कौन सा इसमें से जो राज्य है वो उसमें शामिल नहीं हुआ था। आपसे पूछ रहा है नॉट बीन। 1818 में लॉर्ड वेलेस्ली के जो सब्सिडरी अलायंस था उसमें कौन सा राज्य शामिल नहीं हुआ था। तो इसमें से जोधपुर, जयपुर, मचेरी या सिंधिया। तो अगर हम देखें तो सिंधिया नहीं हुआ था। सिंधिया 1804 में ही हो गया था। सब्सिडरी अलायंस होता क्या था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एक प्रोफेशनल आर्मी हुआ करती थी। हालांकि वहां पे नेटिव लोग ही उनको रिक्रूट करके ट्रेन किया जाता था, लेकिन उसको लीड जो करते थे फॉरेन ऑफिसर्स करते थे, ब्रिटिश ऑफिसर्स करते थे। तो वो क्या करते थे, राजा की जो पर्सनल प्रॉपर्टी और राजा की जो फैमिली की सिक्योरिटी होती थी, उसके लिए वो राजा से एक बेसिकली मोटा अमाउंट लेते थे और अपना एक कंटिजेंट उनको प्रोवाइड करते थे। और इन केस अगर राजा नहीं दे पाते थे पैसे, तो वो क्या करते थे, उनसे उनका राज्य छीन लिया करते थे। तो ये 1804 में हो गया था। नेक्स्ट आपसे पूछा जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है जो लॉर्ड डेलहौजी ने चलाया था, उसमें जैतपुर और उदयपुर इन दोनों को उनका विलय कब हुआ था ब्रिटिश एम्पायर में? 1848, 1852, 49-52, 48-53, 49-53। तो बताइए। तो जैतपुर की अगर हम बात करें तो जैतपुर, संबलपुर दोनों ही 1849 में हुए थे, जबकि उदयपुर जो है 1852 में हुआ था। इसके अलावा सतारा, झांसी, बागत, ये सारी जो जगह है वो बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर एनेक्स की गई थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के जो ओरिजिनेटर हैं वो लॉर्ड डेलहौजी नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि इट वाज स्टार्टेड बाय लॉर्ड डेलहौजी, तो इसका गलत होगा ये। क्यों? क्योंकि लॉर्ड डेलहौजी के समय पे सबसे ज्यादा बार इसको अप्लाई जरूर किया गया था, लेकिन लॉर्ड डेलहौजी इसके स्टार्टर फाउंडर नहीं थे, उन्होंने इस स्ट्रैटेजी को बनाया नहीं था। इसमें होता क्या था कि जो आपका राजा है, मान लीजिए राजा है और उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, मतलब उसका कोई बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है, उसका खुद का अपना बच्चा नहीं है, उसने जो है अपना बच्चा अडॉप्ट कर रखा है। ठीक है, अडॉप्ट कर रखा है, जैसे झांसी की रानी ने बच्चा अडॉप्ट किया था, ऐसे ही किसी राजा ने अडॉप्ट कर रखा है। तो ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश जो लोग हैं, ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं या ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उनकी मर्जी के बिना अडॉप्टेड जो बच्चा है उनके राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बन सकता। इनका अडॉप्टेड बच्चा इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी का और पर्सनल वेल्थ का तो उत्तराधिकारी बन सकता है, लेकिन राज्य का अधिकारी वो तभी बन सकता है जब उसको ब्रिटिश से क्लियरेंस मिलेगा। ठीक है, तो ये होती थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है 1935 के बाद कौन सी कमेटी का गठन किया गया था। ये आपको पहचानना है कि 1935 के बाद कौन आया था इसमें से। स्मिथ कमेटी, लायल कमीशन, जॉन वुडहेड कमीशन या मैकडॉनल्ड कमीशन। तो 1935 के बाद अगर हम देखें तो जॉन वुडहेड कमीशन आया था। 1945 में कमीशन आया था, और ये किसकी वजह से आया था? जो फमाइन आया था, अकाल आया था, उसके बारे में इंक्वायरी करने के लिए कमीशन आया था। अब बाकी भी मैं बता दूं आपको। स्मिथ कमेटी जो है 1860 में आई थी, लायल कमीशन 1897 में आया था, और मैकडॉनल्ड कमीशन की अगर हम बात करें तो 1900 में आया था। ठीक है, तो आफ्टर 1935 कौन सा बना है? यही वाला बना है, जॉन वुडहेड कमीशन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनकरेक्ट आपसे पूछा हुआ है कि जो सिंध का विलय हुआ था लॉर्ड कैनिंग्स के अंदर हुआ था, भूटान का विलय लॉरेंस के अंदर हुआ था, मणिपुर का विलय लैंसडाउन के अंदर हुआ था, तिब्बत का विलय जो है कर्जन के अंदर हुआ था। इसमें से आपको गलत जो है विकल्प चुनना है। तो कौन सा इसमें से गलत हो जाएगा? तो इसमें जो सिंध का विलय है वो कैनिंग के अंदर नहीं हुआ था, वो एलन बोरो के अंदर हुआ था। लॉर्ड एलन बोरो थे उस समय हमारे वाइसरॉय गवर्नर जनरल, तो उनके अंदर ये विलय हुआ था। तो देखिए, जब भी आप गवर्नर जनरल याद करेंगे तो कुछ मोटे मोटे गवर्नर जनरल आपको पता होने चाहिए, जैसे आपके वेलेस्ली हो गए, डलहौजी हो गए, वॉरेन हेस्टिंग्स हो गए, लॉर्ड कैनिंग्स हो गए। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर काफी इंपॉर्टेंट चीजें हुई। जैसे डलहौजी के अंदर अगर हम देखें तो पहली रेलवे लाइन, पहला टेलीग्राफ, ये सब हुआ था। उसके बाद अगर हम देखें वॉरेन हेस्टिंग्स के अंदर काफी सारे जो जुडिशियल रिफॉर्म्स, कॉर्नवालिस के अंदर काफी सारे पुलिस रिफॉर्म, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स हुए थे। तो ये सब भी आपको पता होने चाहिए, प्रीलिम्स में एज वेल एज मेंस में ये पूछ ले जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनकरेक्ट ऑप्शन आपसे पूछा हुआ है, तो पूछा हुआ है सोशल सर्विस लीग जो है नारायण मल्हार जोशी ने बनाई थी, सेवा समिति हृदयनाथ कुंजरू ने बनाई थी, इंडिया वुमेन एसोसिएशन सरला देवी चौधरानी ने, और निष्काम कर्म मठ जो है डीके कार्वे ने बनाया था। इसमें से गलत आपको चुनना है। तो अगर हम देखें तो इसमें से गलत हो जाएगा सी वाला, क्योंकि सल्ला देवी चौधरानी ने क्या बनाई थी? भारतीय स्त्री महामंडल। 1910 में इन्होंने भारतीय स्त्री महामंडल बनाया था। जबकि इंडियन वुमेन एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो इसमें एनी बेसेंट और मार्गरेट कजन्स वगैरह इन्वॉल्व थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। जितने भी ये 19वीं सेंचुरी के सोशल रिफॉर्म मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके आपको ईयर पता होने चाहिए, साल कौन से में स्थापित हुआ, उसके बाद हेडक्वार्टर उनका कहां था, उसके बाद लीडर उनके कौन थे, और उनका जो बेसिक एम था वो क्या था, ये आपको पता होना चाहिए। इसको A4 साइज शीट पे आप
लिख के बार बार रिवाइज कर सकते हैं। नहीं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको फ्री पिक्स मिलती हैं, जिससे कि आप रिवीजन भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहे हैं कौन सा जो त्योहार है, फेस्टिवल है, वो असम में नहीं मनाया जाता। अंबुबाची मेला, बिहुला, बायसाहू या बोगाली बिहू। तो बताइए। तो बिहुला जो है ये माता मनसा देवी की पूजा होती है इसमें, और ये बिहार में मनाया जाता है, ना कि असम में। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन सा जो माउंटेन रेंज है, पर्वत है, वो हिमालय श्रृंखला में, हिमालय की जो श्रृंखला है उसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो लॉत्से माउंटेन, मकालू, धौलागिरी और गशेर ब्रह्म माउंटेन। बताइए इसमें से कौन सा लोकेटेड नहीं है। तो ये गशेर ब्रह्म जो है ये काराकोरम में आपको मिलेगा। काराकोरम में अगर आपको पता है, देखिए हिमालय की 3-4 श्रृंखलाएं हैं। एक है ट्रांस हिमालयस, फिर काराकोरम, फिर ग्रेटर हिमालयस, लेसर हिमालयस, शिवालिक्स। इस तरीके से श्रृंखलाएं हैं और हर श्रृंखला में अलग अलग पर्वत चोटियां हैं। चलिए आप मुझे बताइए, जो K2 की पर्वत चोटी है वो कौन से पर्वत श्रृंखला में आती है, कौन से हिमालयाज में आती है? ईस्टर्न हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज, किस में आती है? K2 की जो चोटी है वो आपको बतानी है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है जो नीपर रिवर है वो कौन सी कंट्री से नहीं गुजरती है, ये आपको पहचानना है। यूरोपियन कंट्रीज भी हैं इसमें और साउथ अमेरिकन कंट्रीज भी हैं, रूस, पराग्वे, बेलारूस, यूक्रेन। कौन सी कंट्री से ये नहीं गुजरती है, ये आपको बताना है। तो अगर हम देखें तो ये पराग्वे से नहीं गुजरती है, क्योंकि ये यूरोपियन, बाकी तीनों अगर आप देखें तो यूरोपियन कंट्रीज हैं और पराग्वे साउथ अमेरिकन कंट्री। अगर आपको इतना भी पता होता तो भी आप इस क्वेश्चन को निकाल लेते। अगर आपने नीपर रिवर का नाम नहीं भी सुना है, कैसे निकालते? देखिए रशिया, बेलारूस और यूक्रेन, इसमें कॉमन क्या है कि ये सब यूरेशियन कंट्रीज हैं, ठीक है। लेकिन पराग्वे की बात करें तो साउथ अमेरिकन कंट्री है। तो ऐसा कोई भी जो नदी है वो ऐसा नहीं हो सकती कि साउथ अमेरिका और यूरोप में एक साथ बह रही हो। तो अगर आपको नहीं भी पता है तो इसको हम इंटेलिजेंट गेस बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। जो नेशनल हाईवे 319 है वो बिहार से निकलता है, 48 बिहार से निकलता है, 315 बिहार से निकलता है और 320 बिहार से निकलता है। आपको पहचानना है करेक्ट ऑप्शन। तो अगर हम बात करें इसमें से, तो 319 तो बिहार से निकलता है, ये बात तो ठीक है। लेकिन 48 कहां से निकलता है? महाराष्ट्र से निकलता है। 315 कहां से निकलता है? असम से निकलता है। और 320 कहां से निकलता है? ये झारखंड से निकलता है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग की जो लेंथ है ये भी आपको पता होनी चाहिए कि सबसे ज्यादा सबसे कम किसमें। अगर चलिए आप मुझे बताइए, बिहार में जो राष्ट्रीय राजमार्ग की लेंथ है, नेशनल हाईवेज की लेंथ है, बिहार में वो कितनी है, ये आपको मुझे बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वही लेंथ से ऊपर क्वेश्चन है। आपसे पूछा बिहार से ज्यादा लेंथ राष्ट्रीय राजमार्गों की, नेशनल हाईवेज की लेंथ बिहार से ज्यादा कौन से स्टेट में है? वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। इनमें से आपको पहचानना है। तो अगर हम बिहार से ज्यादा अगर हम लेंथ देखेंगे तो उड़ीसा की है। उड़ीसा में कितनी है? 5761 किलोमीटर की नेशनल हाईवे की लेंथ है। तो ये बिहार से ज्यादा है। बिहार में कितनी है वो आप मुझे बताएंगे ऊपर वाले क्वेश्चन के आंसर में। वेस्ट बंगाल की मैं बता देता हूँ, 3664 के आसपास है। झारखंड की देखेंगे तो 3366 के आसपास है और छत्तीसगढ़ की देखेंगे तो 3605 किलोमीटर के आसपास है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछ रहा है इनकरेक्ट आपको चुनना है। तो एन्नौर जो है इंडिया का पहला कॉर्पोरेटाइज्ड यानी कि निगमीकृत बंदरगाह है, पहला भारत का, यानी कि उसको कॉर्पोरेट चलाता है, सरकार नहीं चलाती है, प्राइवेट कंपनी चलाती है। चेन्नई जो है प्राकृतिक बंदरगाह है, नेचुरल हार्बर है। विशाखापट्टनम जो है सबसे गहरा बंदरगाह है, इंडिया का डीपेस्ट पोर्ट है। और कोलकाता जो है भारत का केवल एकमात्र नदी में जो बंदरगाह है प्रमुख, वो है। आपको बताना है कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है। तो अगर हम देखें तो नेचुरल पोर्ट जो है वो चेन्नई नहीं है, वो कौन सा है? पैराद्वीप है। पैराद्वीप कहां आता है? चलिए आप मुझे बताइए। देखिए मैं बहुत सारे आपसे क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूं ताकि जब आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो में क्या होता है कि आप सो जाते हैं, तो आप सोए ना, इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बार बार क्वेश्चन पूछ रहा हूं ताकि आप जो है बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भौगोलिक संकेतक के ऊपर एक क्वेश्चन है ना, यानी कि जीआई टैग में 19-20 में किसको मिला है वो आपको बताना है। डिंडीगुल के ताले तमिलनाडु से आते हैं, कड़ंगी साड़ी तमिलनाडु से आती है, तिरूर सुपारी या बीटल लीव्स जो है वो तमिलनाडु से आती है और पलानी पंचामृतम जो है तमिलनाडु से आता है। कौन सा इसमें से ऑड वन आउट है आपको चुनना है। तो ये सी वाला हो जाएगा क्योंकि ये केरल से आता है, ठीक है। देखिए भौगोलिक संकेतक क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ इंडिया एक्ट 1999 के अंदर ये दिया जाता है और इसके अंदर क्या होता है? 10 साल के लिए प्रोटेक्शन मिलती है। किसको? कोई भी ऐसी एग्रीकल्चरल, मैन्युफैक्चरिंग या हैंडीक्राफ्ट की चीज हो जो उसके ज्योग्राफी की वजह से फेमस है। जैसे दार्जिलिंग की टी दार्जिलिंग में होने की वजह से फेमस है। जैसे डिंडीगुल के ताले वो तमिलनाडु के एक पर्टिकुलर जिले से आते हैं जहां पे वो ताले बनाए जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी ताले की सेम डिजाइन नहीं होती क्योंकि हैंडमेड लॉक्स होते हैं, ठीक है। ऐसी कड़ंगी साड़ी हो गई तो उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से ही, जैसे बीकानेरी भुजिया है, बीकानेरी भुजिया बिकती कहीं सब जगह है लेकिन उसको कहते बीकानेरी भुजिया क्यों? क्योंकि बीकानेर की जो धरती है, पानी है, वहां की जो जलवायु है, उसकी वजह से उसमें एक अलग स्वाद आता है जिसको हम भौगोलिक संकेतक से जो है उसको इंडिकेट करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे गलत विकल्प चुनने के लिए बोल रहे हैं। सिस्टम कोड झील आपको कर्नाटक में मिलेगी, गोविंद वल्लभ पंत सागर आपको उत्तर प्रदेश में,
सोमगो लेक आपको सिक्किम में मिलेगी और कंजली लेक आपको पंजाब में मिलेगी। आपको गलत विकल्प चुनना है, कौन सा है। तो इसमें से सस्टम कोट लेक जो है गलत है, क्योंकि ये कर्नाटक में नहीं है, आपको केरल में मिलेगी। ठीक है, ये केरल में आपको मिलेगी। ये सारी आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे छोटी लेंथ जो रिवर सिस्टम की है वो किसकी आपको पहचानना है। कृष्णा, गोदावरी, महानदी, कावेरी। दिए हुए में से आपको पहचानना है किसकी है। तो अगर हम देखें दिए हुए में से सबसे कम जो है कावेरी की है। अगर हम और बाद में बात करेंगे तो तापी की भी मेजर रिवर्स में सबसे कम है तापी की, लेकिन दिए हुए ऑप्शंस में अगर हम देखेंगे तो कावेरी की हमें सबसे कम दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है दर्रों के बारे में इनकरेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो नाथुला का जो पास है वो आपको सिक्किम में मिलेगा। जलेपला का पास आपको चुंबी वैली से पास करता है। लानकला का जो पास है वो अक्साई चिन और लद्दाख रीजन से पास करता है। और चांगला का जो पास है वो तिब्बत और लद्दाख से पास करता है। इसमें से आपको गलत विकल्प चुनना है, कौन सा इसमें से गलत है। तो अगर हम देखें तो इसमें से कोई भी गलत नहीं है, इसलिए इसका आंसर नन ऑफ द अबव हो जाएगा। देखिए पासेस का बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस था हिस्टोरिकली। अगर हम देखें तो जितने भी ट्रेड रिलेशंस थे, जैसे अगर आप तिब्बत, अक्साई चिन की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर की वैली की बात करेंगे, और ये जितना भी पहाड़ी क्षेत्र है, हिमालयाज में जो क्षेत्र है जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो गया, तो वहां पे जितना भी ट्रेड हुआ करता था वो पासेस की वजह से ही हुआ करता था, क्योंकि वहां पे कोई रोड नहीं था मोटरेबल। मतलब उस समय तो मोटरें भी नहीं होती थी, लेकिन जो गधे, खच्चर और घोड़े होते थे वो इन्हीं पासों से आया करते थे। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है सोफिया किस कंट्री की राजधानी है, वो आपको बताना है। और मनामा किस कंट्री की राजधानी है, वो आपको बताना है। बुल्गारिया, बेलारूस, बहरीन, बोलिविया। इसमें से आपको पहचानना है कौन सी कंट्री की राजधानी है। तो सोफिया अगर हम देखें तो बुल्गारिया की राजधानी है, और बहरीन की राजधानी आपको मनामा मिलेगी। देखिए जब भी आप राजधानियां पढ़ रहे हो तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि उनको नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट आपको लगाना आना चाहिए। अगर मान लीजिए आप सेंट्रल एशिया की जो 5-6 कंट्रीज हैं उनकी राजधानी याद कर रहे हैं, तो राजधानी तो अब याद करेंगे ही, लेकिन उनको ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ लगाना भी आपको सीखना पड़ेगा। चलिए आप मुझे बताइए कि अगर हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज की बात करें, सेंट्रल एशियन कंट्रीज की, तो उसमें तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब कंट्रीज आती हैं। ठीक है, तो इनकी जो राजधानियां हैं, इनकी जो कैपिटल्स हैं, उनको आप मुझे नॉर्थ टू साउथ लगा के बताइए। नॉर्थ टू साउथ जो है अगर हम जाएं तो कौन सी पहले पड़ेगी, कौन सी बाद में पड़ेगी। नॉर्थ टू साउथ जाने का मतलब ऐसे ऊपर से नीचे आपको बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप मुझे करके बताएंगे। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि हिडनबर्ग का जो इंटरनेशनल लाइन है और ऑर्डर नीस इंटरनेशनल लाइन है, ये दो लाइन है बेसिकली, वो कौन सी दो कंट्रीज के बीच में आपको बताना है। जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, जर्मनी, फिनलैंड, पोलैंड, फ्रांस और कनाडा। बताइए कौन सा, किस दो कंट्रीज के बीच में। तो ये पोलैंड और जर्मनी के बीच में, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए सारी जो लाइंस हैं बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे इंडिया में अगर हम बात करें तो हमारे पास मैकमोहन लाइन है। मैकमोहन लाइन के बाद हमारे पास अगर हम देखें तो रैडक्लिफ लाइन है, रैडक्लिफ लाइन है, उसके बाद जॉनसन लाइन है। तो ये बहुत सारी लाइन है, ड्यूरेंट लाइन है। तो ये सारी लाइनों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देख लेते हैं इसमें से आपसे इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है जनजातियों के बारे में। सिक्किम में आपको दिमासा मिलेगी, नागालैंड में मिकिर मिलेगी, मणिपुर में मोंगसांग मिलेगी और मेघालय में हजोंग मिलेगी। आपको पहचानना है इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो अगर हम देखें तो इसमें इनकरेक्ट सिक्किम वाला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दमासा आपको कहाँ मिलेगी, मिजोरम में मिलेगी, आपको सिक्किम में नहीं मिलती। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे इनकरेक्ट पूछा, एक तरफ त्योहार, एक तरफ आपको उनके महीने पहचानने। तो गुड़ी पाड़वा जो होता है वो आपका मार्च में मिलेगा। बोगाली बिहू जो होता है वो आपको जनवरी में मिलेगा। विशु जो होता है अप्रैल में सेलिब्रेट किया जाता है। और लद्दाख हार्वेस्ट फेस्टिवल जो है अगस्त में सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें से आपको गलत पहचानना था, कौन सा है बताइए। तो डी वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि अगस्त में नहीं सितंबर में जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। गुड़ी पाड़वा, विशु, ये सब क्या है, ये बोगाली बिहू, ये क्या है, न्यू ईयर फेस्टिवल्स हैं। अलग अलग टाइम पे न्यू ईयर मनाया जाता है। जैसे गुड़ी पाड़वा आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। चलिए आप बताइए विशु और भोगाली बिहू ये कौन से स्टेट के फेस्टिवल्स हैं, कौन से राज्य में मनाए जाते हैं, ये आप मुझे बताएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से आपसे लैंग्वेज के बारे में पूछा है कि सबसे ज्यादा दुनिया में जो भाषा बोली जाती है दी हुई भाषाओं में से कौन सी है। स्पेनिश, फ्रेंच, हिंदी, अरबी। तो अगर हम देखें दी हुई भाषा में से हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाती है। लेकिन अगर हम ओवरऑल की बात करें, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो बोली जाने वाली भाषा है वो कौन सी, इंग्लिश नहीं है, वो मैंडरीन चाइनीज है। चाइनीज के अगर हम सारे वेरिएंट्स मिला लें, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है और बेसिकली वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस की एक्टिविटीज़ भी होती हैं। तो जो इफेक्टिवली सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है पूरे वर्ल्ड में वो मैंडरीन चाइनीज़ है। लेकिन अगर दी हुई में से अगर हम देखें तो हिंदी इसमें दी हुई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है फंडामेंटल ड्यूटीज और कंकरेंट लिस्ट, यानी कि समवर्ती सूची और मौलिक कर्तव्य हमने कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, आपको बताना है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, आयरिश। बताइए इसमें से पहचानिए। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं ये हमने रूस के संविधान से लिए हैं, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं और साथ में ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची ली है। समवर्ती सूची में होता क्या है बेसिकली,
ऐसे विषय होते हैं जिसमें राज्य और केंद्र दोनों ही इसमें लॉज बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर राज्य और केंद्र के कानूनों में कुछ अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें सेंटर का जो कानून है वो इसमें ज्यादा मान्य होता है, ये होता है। और फंडामेंटल ड्यूटीज किस लिए होती हैं? बिकॉज जब आपके पास मौलिक अधिकार हैं तो आपके कुछ मौलिक कर्तव्य भी होने चाहिए, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है 92 वे संशोधन के साथ यानी कि 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ कौन सी जो लैंग्वेज है नहीं जोड़ी गई थी? देखिए ध्यान पे पूछा है, नहीं जोड़ी गई है। डोंगरी, संथली, कोंकणी, मैथिली, कौन से नहीं जोड़ी गई है? तो ये कोंकणी जो है 92nd से नहीं जोड़ी गई। चलिए आप मुझे बताइए कोंकणी कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कोंकणी कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ी गई थी हमारे संविधान में, वो आप मुझे ढूंढ के बताएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपसे पूछा है, सही विकल्प आपको चुनना है। तो पार्ट 18 में आपको इमरजेंसी आपातकालीन प्रावधान मिलेंगे, पार्ट 20 में इलेक्शंस यानी कि निर्वाचन, पार्ट 15 में अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन, और पार्ट 9 में आपको म्युनिसिपैलिटीज मिलेंगी। करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है कौन सा है। तो अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसमें पार्ट 18 वाला इमरजेंसी प्रोविजंस वाला ठीक है, क्योंकि पार्ट 20 में आपको अमेंडमेंट्स यानी कि संशोधन मिलेंगे, पार्ट 15 में आपको निर्वाचन यानी कि इलेक्शंस मिलेंगे, और पार्ट 9 में आपको पंचायत मिलेंगी, पीआरआईज के बारे में मिलेगा, म्युनिसिपैलिटीज के बारे में आपको कहां मिलेगा? पार्ट 9A में। ठीक है, तो ये सारे पार्ट आपको मुंह जबानी याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जो इंटर स्टेट काउंसिल है यानी कि अंतरराज्यीय परिषद जो बनाई जाती है, और साथ में जो पब्लिक सर्विस कमीशन है यूनियन और स्टेट यानी कि संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग जो है, उसका जो हमें कौन सा अनुच्छेद या आर्टिकल हमें बताता है? 262, 315, 263 या 314, आपको इनमें से पहचानना है। तो अगर इंटर स्टेट काउंसिल की बात करें तो 263 के अंदर ये बनाई जाती है। कौन बनाता है इंटर स्टेट काउंसिल को? इसको प्रेसिडेंट जो होते हैं, हमारे राष्ट्रपति जो होते हैं, वो बनाते हैं इंटर स्टेट काउंसिल को, ताकि जो हमारा संघीयवाद का ढांचा है, फेडरलिज्म का जो हमारा एम है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बनाना लाना, और चाहे वो हमारे इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स हो गए, पानी के जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सॉल्व करना हो या किसी और चीज को सॉल्व करना हो, इसके लिए जो अंतरराज्यीय आपको परस्पर सहयोग चाहिए होता है, कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, उसके लिए बनाई जाती है। पब्लिक सर्विस के बारे में 315 में यूनियन के। अच्छा चलिए बताइए, पब्लिक सर्विस कमीशन, जो पब्लिक सर्विस कमीशंस बनाई गई थी वो कौन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर बनाई गई हैं? बहुत सारे एक्ट आए थे ना, 1909 में एक एक्ट आया था, 1919 में एक एक्ट आया था, उसके बाद 1935 में एक एक्ट आया था। तो कौन से एक्ट से पब्लिक सर्विस कमीशंस के बारे में बताया गया था ब्रिटिश काल में, आपको बताना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मेजर कमेटीज के बारे में पूछ रहा है। संघीय संविधान यानी कि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन की कमेटी को जवाहरलाल नेहरू ने हेड किया था। संघ शक्ति यानी कि यूनियन पावर्स की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। संचालन समिति यानी कि स्टीयरिंग को जवाहरलाल नेहरू ने। रूल्स ऑफ प्रोसीजर यानी कि प्रक्रिया नियम समिति को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। बताइए इसमें से आपको गलत विकल्प बताना है कौन सा गलत है। तो अगर हम देखें तो इसमें से बी और सी वाला गलत है, क्योंकि स्टीयरिंग कमेटी को राजेंद्र प्रसाद ने किया था और यूनियन पावर्स कमेटी को जवाहरलाल नेहरू ने किया था, इसलिए ये दोनों ही गलत है, इसलिए ई इसका आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। देखिए संविधान जब बनाया गया था तो उसमें काफी सारी कमेटीज बनाई थी। एक तो मेजर कमेटी बनाई थी 8, और दूसरी माइनर कमेटीज बनाई थी काफी सारी, और ये सारी कमेटीज जो है अलग अलग कार्यों के लिए बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछ रहा है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो हैं और जो प्रोविंशियल गवर्नर्स हैं यानी कि भारत के जो गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नरों को जो राज्यों का हेड बनाया है, कौन संवैधानिक हेड, जो संवैधानिक प्रमुख उनको दर्जा दिया गया था, वो कौन से एक्ट से दिया गया था? 1935, 1947, 1919, 1909। बताइए कौन से एक्ट से दर्जा दिया गया था उनको संवैधानिक मुखिया का? तो अगर हम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से दिया गया। तो देखिए हमारे यहाँ पे दो व्यवस्था है, क्या? एक तो डी जूर यानी कि जो जूरिसडिक्शन या अगर हम कहें उसको कि लॉ के हिसाब से जो हेड ऑफ द स्टेट है, वो अगर संघ के टाइम पे अगर हम देखें, यूनियन के लेवल पे देखें तो प्रेसिडेंट होते हैं, और अगर राज्य के स्तर पे देखें तो गवर्नर होते हैं। ठीक है, और ये जो होता है इनका गवर्नर का अपॉइंटमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और प्रेसिडेंट का मतलब प्रेसिडेंट करते हैं बेसिकली, और प्रेसिडेंट का जो अपॉइंटमेंट होता है वो उसका इलेक्शन होता है अलग से, लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। और फिर एक होती है डी फैक्टो अथॉरिटी, जो कि अगर हम यूनियन के टाइम पे देखें, सेंटर के टाइम पे तो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और राज्यों के टाइम पे देखें तो सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की डी जूर और डी फैक्टो अथॉरिटी क्यों होती है? बिकॉज जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं और चीफ मिनिस्टर होते हैं, हमारे यहाँ क्या सिस्टम है? पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो अगर जैसे ही सरकार पार्लियामेंट का यानी कि संसद का भरोसा खो देती है, या राज्य की जो सभा है विधानसभा उसका भरोसा खो देती है, तो पीएम और सीएम को रिजाइन करना पड़ जाता है। और अगर इन्होंने रिजाइन कर दिया, उस समय जो शक्तियां हैं, कार्य हैं, उनको करने के लिए कोई तो चाहिए, यानी कि पॉलिटिकल जो वैक्यूम है वो नहीं बनना चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, संवैधानिक पदों पे ऐसे व्यक्तियों को बिठाते हैं जो ए पॉलिटिकल होते हैं। इसलिए प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है उनके, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस इनडायरेक्ट होते हैं और गवर्नर को अपॉइंटमेंट अलग से किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो इसका आंसर इंग्लिश में मार्क किया हमने, देख लेते हैं एक बार।
हाँ, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था और उनके अंदर सारी सिविल और मिलिट्री पावर यानी कि नागरिक और सैन्य शक्तियां दे दी गई थी। कौन से चार्टर एक्ट से किया था? 1813, 1853, 1833, 1793। तो 1833 से दी गई थी। उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था, ठीक है। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स थे। उसके बाद 1858 में एक्ट आया था जिससे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को क्या बना दिया था? वाइसरॉय। चलिए बताइए भारत के पहले वाइसरॉय कौन थे? इंडिया का पहले वाइसरॉय का नाम आपको मुझे बताना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को पृथक करने की बात है, अलग सेपरेट करने की बात है, कार्यपालिका और न्यायपालिका को, और साथ में जो ग्राम पंचायत है, विलेज पंचायत, उनके जो गठन की बात करी गई है वो कौन से आर्टिकल में करी गई है? 50, 51, 40, 42 आपको पहचानना है। तो जो सेपरेशन है वो आर्टिकल 50 में है, डीपीएसपी के अंदर आता है, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत जो है 40 के अंदर आता है। इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए मुझे बताइए, डीपीएसपी जो है संविधान के कौन से पार्ट में आपको बता रखा है? पार्ट है ना, जैसे फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में बता रखे हैं, तो डीपीएसपी कौन से में बता रखे हैं वो आपको मुझे बताना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्टिकल 19 जो है जिसके अंदर हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिलता है, तो उसमें हमें कितने राइट्स मिलते हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो केवल एक राइट है, तो हमें कितने टोटल राइट मिलते हैं? 9, 8, 7, 6 आपको इसमें से पहचानना है। तो कितने मिलते हैं हमें? टोटल 6 राइट मिलते हैं, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। कौन कौन से राइट मिलते हैं? स्पीच एंड एक्सप्रेशन का यानी कि बोलने का अधिकार आपको मिलता है, असेंबली का आपको अधिकार मिलता है, पीसफुली आप शांति पूर्ण तरीके से इकट्ठा हो सकते हैं, उसके बाद एसोसिएशन आप बना सकते हैं, ये अधिकार मिलता है। उसके बाद जो मूवमेंट है, यानी कि दो तरीके की मूवमेंट होती है, विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। विद इन इंडिया वाला आपको 19 के अंदर मिलेगा और आउटसाइड इंडिया वाला आपको आर्टिकल 21 के अंदर मिलेगा। ये फर्क भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद पांचवा अधिकार जो है रेसिडेंस का, रहवास का आपका अधिकार है कि आप भारत में किसी भी जगह रह सकते हैं। और उसके बाद जो छठा है वो प्रोफेशन, यानी कि आप कोई भी काम कर सकते हैं, इसमें ऐसी कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे ये सब क्यों किया गया था? ताकि जो हमारे यहाँ अनटचेबिलिटी की वजह से और जो कास्ट सिस्टम की वजह से कुछ एक सेक्शंस को कहीं जाने नहीं दिया जाता था या फिर कोई काम नहीं करने दिया जाता था, तो ये हमें नहीं चाहिए था एक आजाद भारत में, इसलिए हमने इस काम को, इस चीजों को हमने फंडामेंटल राइट बना दिया। लेकिन हालांकि इसमें जो गवर्नमेंट है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है पब्लिक मोरालिटी और हेल्थ के ऊपर। जैसे अगर हम देखें प्रोस्टिट्यूट्स के मूवमेंट पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, ऐसी अगर आप रहना कहीं चाहते हैं, रेसिडेंस है, तो वहां पे भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है कि आप ट्राइबल जो क्षेत्र होता है, जनजातीय क्षेत्र, वहां पे भी आप नहीं रह सकते। या जैसे अगर आप प्रोफेशनल की बात करें तो उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है कि आप इमोरल प्रोफेशंस, जैसे अगर आप तस्करी करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं इंसानों की, ह्यूमन स्मगलिंग करते हैं, वो आप नहीं कर सकते। या फिर अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको एक पर्टिकुलर लाइसेंस चाहिए डॉक्टर बनने के लिए, तो इस तरीके के रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है हमारी सरकार लगा सकती है इन अधिकारों पे भी, तो ये एब्सोल्यूट नहीं होते। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्टिकल 16 में आपको इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कि कानून के सामने समानता मिलेगी। 17 में आपको अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी कि अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी मिलेगा। 19 में आपको अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स यानी कि उपाधियों का उन्मूलन मिलेगा। 21 में आपको राइट टू एजुकेशन मिलेगा। इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है, कौन सा है इसमें से करेक्ट। तो इसमें 17 वाला जो है वो करेक्ट है, क्योंकि 16 में आपको एम्प्लॉयमेंट के अंदर, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो है इक्वालिटी की बात की गई है। इक्वालिटी बिफोर लॉ आपको 14 में मिलती है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। उसके बाद अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में आपको 18 में बताया हुआ है। 19 में आपको क्या बताया? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में। 21 के बारे में, 21 में आपको क्या है? लाइफ एंड लिबर्टी, लाइफ और लिबर्टी का अधिकार है आपको। राइट टू एजुकेशन कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? 21A। तो इस तरीके से आपको सारे ही आर्टिकल्स याद होने चाहिए ताकि ये सीधे सीधे आते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है जो स्पेशल मेजॉरिटी है यानी कि जो विशेष बहुमत द्वारा जो संशोधित किया जाता है, वो कौन कौन से प्रोविजन जो है इसके द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं? नए राज्यों का प्रवेश या गठन यानी कि एडमिशन ऑफ और स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। अबॉलिशन एंड क्रिएशन ऑफ राज्य परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाना या बिगाड़ना। इंग्लिश लैंग्वेज का जो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग है संसद में वो, और सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय, जो सर्वोच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय, उसके जो न्यायाधीश है उनकी संख्या। तो स्पेशल मेजोरिटी से क्या क्या होता है आपको बताना है। तो ये सभी स्पेशल मेजोरिटी से हो सकता है, इसलिए इसका आंसर हो गया मोर देन वन ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है जो जीएसटी काउंसिल है और जो फाइनेंस कमीशन है यानी कि वस्तु एवं सेवा कर परिषद है और जो वित्त आयोग है, उसके बारे में हमें कौन सा आर्टिकल बताता है? 279A, 281, 278A या 280, बस पहचानना है आपको। तो जो जीएसटी काउंसिल है उसमें उसकी जो बात करी गई है 279A में करी गई है, जबकि फाइनेंस कमीशन की बात जो है 280 में करी गई है। तो इसमें कौन सा आर्टिकल, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। गुड्स एंड सर्विसेज काउंसिल क्यों बनाया गया है? देखिए बेसिकली जो जीएसटी है वो डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस है,
यानी कि अगर मारुति की गाड़ियां चेन्नई में बन रही हैं और वो बिग हरियाणा में रही हैं तो हरियाणा के गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। तो इसे हम बोलते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, जहां पे कंजम्पशन हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे राज्यों की ये डिमांड थी कि यार हमारा तो काफी ज्यादा जो रेवेन्यू है वो घट जाएगा, बिकॉज पहले तो हम वैट लगाते थे, वैल्यू एडिड टैक्स लगाते थे, और ये जब अब सब्ज्यूम कर दिया जीएसटी में, तो इसलिए राज्यों की जो स्टेट्स की अगर कोई इश्यूज हैं उनको वो किस फोरम में उठाएंगे। तो जीएसटी काउंसिल का एक ऐसा ही फोरम है, और इसको हेड कौन करते हैं? हमारे केंद्र के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं, वो इसको हेड करते हैं। फाइनेंस कमीशन किस लिए बनाई गई है ये आपको बताना है मुझे। चलिए बताइए, फाइनेंस कमीशन किस लिए बनाई गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछा हुआ है कि इंटरस्टेट काउंसिल यानी कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना जो करने के बारे में 263 में बताया गया है, वो कौन से आपको आयोग ने या समिति ने बताई थी, उसके बारे में आपको बताना है। तो एआरसी ने, प्रशासनिक सुधार आयोग ने बताया था, राजमन्नार ने, सरकारिया ने, या पुंछी ने बताया था। बताइए कौन सी कमेटी ने बताया। तो सबसे पहले इसको एआरसी ने बताया था, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने बताया था। उसके बाद सरकारिया कमीशन ने भी इसके ऊपर बात करी, पुंछी कमीशन ने भी इसकी बात करी, लेकिन सरकारी और पुंछी का ज्यादातर जो जोर था वो उन्होंने गवर्नर की जो अपॉइंटमेंट है उस पर भी ज्यादा उन्होंने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है, माफ कीजिएगा, इसमें आपसे पूछ रहा है सेंट्रल जोनल काउंसिल, यानी कि अगर हम मध्य क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो उसमें कौन सा राज्य नहीं आता है ये आपको बताना है। और सेंट्रल जोनल काउंसिल का हेडक्वार्टर, मुख्यालय कहां स्थित है वो आपको बताना है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, नई दिल्ली, इलाहाबाद, इनमें से आपको पहचानना है। तो जो सेंट्रल वाला है उसमें झारखंड नहीं आता है, और इलाहाबाद में उसका हेडक्वार्टर जो है वो लोकेटेड है। कौन कौन इसमें आता है? उत्तराखंड आता है, उत्तर प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ आता है और एमपी आता है। ये सब आपको सेंट्रल जोनल काउंसिल में मिलेंगे। देखिए बेसिकली जो हमारे जोनल काउंसिल्स हैं या जोनल काउंसिल ये किसके अंदर बने हैं? स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1950। बताइए कौन सी 1950 में आया था? स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट कौन से वर्ष में आया था? 1950 तो मैंने आपको बता दिया, कौन से वर्ष में आया था ये बताना है। तो टोटल जो हमारे पास नॉर्थ ईस्ट के लिए जो आया था वो कौन से में आया था? बताइए, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल जो बनाई गई थी, क्या वो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर बनाई गई थी या उसके लिए कोई अलग एक्ट आया था? तो ये भी आप मुझे बताएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। तो आर्टिकल 54 में आपको राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्शन दिखता है। आर्टिकल 56 में आपको पदावधि यानी कि टर्म ऑफ ऑफिस दिखती है राष्ट्रपति की। 58 में आपको क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता दिखती है, और आर्टिकल 62 में आपको ओथ एंड अफर्मेशन या राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण के बारे में बताया गया है। इनकरेक्ट आपको बताना है कौन सा है। तो ये डी वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि ओथ एंड अफर्मेशन यानी कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण आपको आर्टिकल 60 में दिया गया है। ये आर्टिकल सीधे पूछ लिए जाते हैं लोअर पीसीएस में और स्टेट पीसीएस में, तो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, टाइगर रिजर्व आपको पहचानने, गलत जो बता रखा है तेलंगाना में अमराबाद है, ओडिशा में आपको सतकोशिया मिलेगा, मध्य प्रदेश में आपको अमनगढ़ मिलेगा और महाराष्ट्र में आपको नागजीरा मिलेगी। बताइए इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है? तो अगर हम देखें तो ये अमनगढ़ वाली मध्य प्रदेश में नहीं है, ये आपको कहां मिलेगी? हमारे प्यारे उत्तर प्रदेश में मिलेगी, इसलिए यह आंसर आपका इनकरेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वही आपको पहचानना है राष्ट्रीय उद्यान और एक तरफ आपको स्टेट दे रखे हैं, और इस बार आपको सही विकल्प पहचानना है। तो न्योरा वैली आपको पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, नोकरेक आपको असम में मिलेगा, पिन वैली आपको जम्मू कश्मीर में और कुद्रेमुख आपको केरल में मिलेगा। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसमें से आपको बताना है। तो ये ए वाला करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नोकरेक आपको कहां मिलेगा? मेघालय में मिलेगा। पिन वैली आपको कहां मिलेगा? हिमाचल प्रदेश में मिलेगा, ना कि जम्मू कश्मीर में। और कुद्रेमुख आपको कहां मिलेगा? ये कर्नाटक में मिलेगा, ना कि केरला में। ये सारे आप क्या करिए, एक मैप ले लीजिए, मैप पे इनको जो मेन है उनको आप मैप करके यानी कि उनको चिन्हित करके याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब उसका आयोजन किया गया था, वर्ष बताना। और क्योटो प्रोटोकॉल का आयोजन कब किया गया था, उसका वर्ष बताना है। आपको बताना है 1986, 87, 97, 98 में से पहचानना है। तो 1987 में जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था, तो ये बेसिकली किस लिए आया था? ओजोन के लिए आया था। जो वियना कन्वेंशन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, जो ओजोन लेयर है उसके प्रोटेक्शन के लिए आया था। और क्योटो प्रोटोकॉल जो है बेसिकली जो क्लाइमेट चेंज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेज और पोल्यूशन का जो कंट्रोल है वो उसके अंदर क्योटो प्रोटोकॉल उसके लिए लाया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है कमिटीज के बारे में। तो इनकरेक्ट आपको पहचाननी है। तारापुर समिति ने किसके लिए बात कही थी? पूंजी खाता परिवर्तनीयता यानी कि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी के लिए। सी राव समिति ने एग्रीकल्चरल यानी कि कृषि नीति के लिए। धारिया कमीशन ने पीडीएस यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए। और विवेक देबरॉय ने रेलवे के पुनर्गठन के लिए, रीस्ट्रक्चरिंग के लिए बात कही थी। आपको इनकरेक्ट बताना है कौन सा इनमें से। तो इसमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, सभी इसमें से ठीक है, इसलिए इसका नन ऑफ द अबव हो जाएगा। देखिए कैपिटल अकाउंट कन्वर्ट, ये बाकी तो आपको सब पता है। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी में आपको बता देता हूं, दो तरह की कन्वर्टिबिलिटी होती है। एक तो करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी होती है यानी कि चालू खाते की, और एक कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी यानी कि पूंजी खाते की कन्वर्टिबिलिटी होती है। कन्वर्टिबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपकी जो डोमेस्टिक करेंसी है, लेट्स सपोज 1 रुपए का नोट आपके पास है, उसको आप कितना फ्रीली डॉलर में, यूरो में, येन में
या रूबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम कन्वर्टिबिलिटी बोलते हैं, यानी कि दूसरे करेंसी में उसको कन्वर्ट करने की। अब जो करंट वाला है यानी कि चालू खाता है, जिसमें हमारी जो मर्चेंडाइज है, ऑयल है या सर्विसेज हैं या रेमिटेंसेज हैं, इसमें तो आपको फुल कन्वर्टिबिलिटी दी हुई है, आप कितना भी कर सकते हैं। लेकिन जो कैपिटल अकाउंट है बेसिकली, जिसमें FII, FDI और ये सारे जो निवेश भारत के बाहर से जो निवेश आते हैं या भारत में जो भारत के अंदर से जो बाहर निवेश जाते हैं, उनके लिए एक लिमिटेड कन्वर्टिबिलिटी दे रखी है। क्यों? क्योंकि अगर हम एक्सेस कन्वर्टिबिलिटी दे देंगे तो हमारी जो इकोनॉमिक वोलेटिलिटी है यानी कि अस्थिरता, उसके बढ़ने का चांस ज्यादा है। उसके बाद ब्लैक मनी या जिसको हम ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, उसके बढ़ने का भी चांस ज्यादा है। इसलिए इस पे नियंत्रण RBI और सरकार मिल के रखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नगोया प्रोटोकॉल जो है उसको अडॉप्ट कब किया गया था, अपनाया कब था, और वो फोर्स में कब आया था, ये आपको बताना है। 2010, 16, 14, 12। तो नगोया प्रोटोकॉल जो है 2010 में अपनाया गया था और 2014 में फोर्स में आया था। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? अपनाया गया था मतलब कि इसको साइन करने के लिए अडॉप्ट किया गया था, कॉन्फ्रेंस के अंदर इसको अडॉप्ट कर लिया गया था कि हाँ ये हमें करना है, और उसके बाद साइन करने की एक अवधि होती है। लेट सपोज इसमें 10 मेंबर्स थे जिनकी साइन के बाद इसको फोर्स में लाया जाएगा। तो 10 मेंबर्स ने कुछ एक साल लगाए, मान लीजिए 4 साल लगाए, और 4 साल के बाद जब 10 मेंबर्स ने साइन कर दिया तो फिर ये फोर्स में आया, यानी कि ये लागू हो गया। ये डिफरेंस होता है चालू होने में और मतलब लागू होने में और अडॉप्ट होने में। ठीक है, नगोया प्रोटोकॉल है किससे रिलेटेड, आप मुझे बताएंगे नगोया प्रोटोकॉल है किसके लिए। ठीक है, नगोया प्रोटोकॉल बेसिकली जो पॉल्यूशन और जो मॉडिफाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म और बायोडाइवर्सिटी और जो शेयरिंग होती है बेनिफिट के, बायोडाइवर्सिटी की, जैव विविधता के वजह से जो बेनिफिट आते हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट, उसके इक्विटेबल शेयरिंग के लिए, इन सब के रिस्पेक्ट में बात करता है। लेकिन एग्जैक्टली किसके रिस्पेक्ट में बात करता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको पहचानना है कि बिश्नोई आंदोलन राजस्थान में हुआ था, चिपकू है उत्तराखंड में, साइलेंट वैली केरल में हुआ था और जंगल बचाओ मध्य प्रदेश में। आपको गलत विकल्प चुनना है, कौन सा इसमें से गलत है। तो अगर हम देखें तो जंगल बचाओ आपका मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था, जंगल बचाओ हमारे प्यारे बिहार में हुआ था। ये सारे क्या है? एनवायरमेंटल मूवमेंट्स हैं हमारे भारत में। अगर आप देखेंगे तो एनवायरमेंट की जो हमारी धारणा है पुराने जमाने से अगर हम देखें तो हमने उसको हमेशा पूजनीय माना है, सेक्रेड माना है। लेकिन जब हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने जो है स्टेट लेड डेवलपमेंट मॉडल जब चलाया कि रेलवेज बनाने के लिए उन्होंने जंगल काटने चालू किए, और जंगलों की जगह उन्होंने काट के वहां पे खेती करवाना चालू किया, प्लांटेशन उन्होंने रबड़, कॉफी, टी इन सब के लगाए। और उनके जाने के बाद भी हमारी जो इंडिपेंडेंट इंडिया थी उसकी सरकार ने भी इसी स्टेट लेड मॉडल को अपनाया। यानी कि क्या हुआ कि जहां पे जनजातियां थी वो हजारों सालों से वहां पे रह रही थी और उस जगह को कंजर्व करके उन्होंने रखा हुआ था, तो उनको वहां पे विस्थापित करके इसको रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया। तो इस तरीके की भूल हमने काफी ज्यादा करी। तो इन्हीं के खिलाफ जो है अलग अलग टाइम पे अलग अलग मूवमेंट है। जैसे बिश्नोई मूवमेंट है, वो खेजड़ी ट्री को काटने के ऊपर वो मूवमेंट चला दी थी। वहां के राजा ने ट्री को काटने के लिए बोला था, लेकिन जो बिश्नोई समाज है, एक जनजाति है वहां पे, बिश्नोई समाज के लोगों ने, अमृता देवी बिश्नोई थी बेसिकली, जिन्होंने अपने आप को पेड़ से बोला था कि पेड़ तभी कटेगा जब आप मुझे काटोगे, और उनके सम्मान में अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड भी दिया जाता है। ऐसी चिपको मूवमेंट भी इसलिए हुआ था, वहां पे लोग जो है पेड़ों से जाके चिपक गए थे। साइलेंट वैली मूवमेंट भी इसी तरीके का एक मूवमेंट था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है, करेक्ट आपको चुनना है सही विकल्प। फाउंटेन पेन का आविष्कार एडिसन ने किया था, गायरोस्कोप का फूको ने किया था, और ट्रांसफार्मर का वाटरमैन ने किया था, और ग्रामोफोन का फराडे ने किया था। आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कौन सा इसमें से ठीक है। तो गायरोस्कोप का फूको ने किया था, ये ठीक है, लेकिन फाउंटेन पेन को किसने किया था? वाटरमैन ने। ठीक है, ट्रांसफार्मर को किसने किया था? फैराडे ने, और ग्रामोफोन को किसने किया था? एडिसन ने। तो ये सब आपको जो इन्वेंशंस हैं, इनके जो इन्वेंटर्स हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस हमारी आती रहती हैं। हमारे यहाँ UPSSC लेखपाल की भी वीडियोस चल रही हैं, उसके बाद UPPSC की आंसर मेंस की वीडियो भी चल रही है, BPSC की वीडियो हम चला ही रहे हैं, और ये हमेशा आपके लिए हम फ्री में लाते हैं, इसलिए ताकि जो बच्चा कहीं भी, अगर मान लीजिए बिहार के किसी छोटे गांव में भी बैठा है तो भी उसके पास इंटरनेट तो होगा ही, कोचिंग करने वो नहीं आ सकता, लेकिन उसके पास इंटरनेट तो होगा। तो ये हमारा संकल्प है कि हर बच्चे को समान अधिकार मिलना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए। और यदि आप हमारे पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनकी जो जानकारी आप दिए हुए नंबर्स पे ले सकते हैं। ये वाले जो नंबर्स हैं इन पे आप मैसेज कॉल करके या व्हाट्सएप करके हमारी पेड ग्रुप की जानकारियां भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है जो आर्टिफिशियल वेदर है, यानी कि कृत्रिम मौसम को उत्पन्न करने के लिए, जनरेट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, और साथ में जो ट्रांसपिरेशन इन प्लांट है यानी कि वाष्पो उत्सर्जन है उसकी दर को मापने के लिए क्या यूज किया जाता है? साइटोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन,
पोटोमीटर या पाइक्नोमीटर, बताइए इसमें से कौन सा है। तो साइक्लोट्रॉन जो है उसको यूज किया जाता है आर्टिफिशियल वेदर जनरेट करने के लिए, और पोटोमीटर को ट्रांसपिरेशन नापने के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि होलोग्राफी जो है उसकी खोज किसने करी थी, वो आपको बताना, और साथ में जो मैग्नेटिक मोमेंट है यानी कि चुंबकीय अधूरण है उसकी खोज किसने करी थी आपको बताना। डेनिस गबोर, ओटो स्टर्न, रॉबर्ट मिलिकन, ओटो स्टर्न, डेनिस गबोर, डब्ल्यू पॉली, इसमें से आपको पहचानना है। तो अगर हम होलोग्राफी की बात करें, होलोग्राफी बेसिकली जैसे होलोग्राम होते हैं ना, आजकल आप पेपर में पढ़ रहे होंगे थोड़े दिन पहले कि इंडिया गेट पे जो सुभाष चंद्र बोस का होलोग्राम बनाया था, या आपने स्काई फाई मूवीज में भी देखा होगा, वहां पे होलोग्राम होते हैं, लोग काउंसिल में बैठे होते हैं, वो वहां पे फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते बट उनके होलोग्राम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये जो होलोग्राफी है बेसिकली इसको डेनिस गबोर ने इन्वेंट किया था, और ऑटो स्टर्न ने मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन खोजा था, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो अल्ट्रासोनिक वेव्स का रिफ्लेक्शन होता है उस पे कौन सा जो उपकरण है वो आधारित होता है, यानी कि जो परागश्रव्य तरंगों का परावर्तन होता है उससे कौन सा इंस्ट्रूमेंट यानी कि जो रिलेटेड है इंस्ट्रूमेंट आपका, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे कौन सा जो है आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो काम करता है, उपकरण कौन सा काम करता है। तो सोनार, रडार, फोटोसेल या फिर ऑप्टिकल फाइबर यानी कि प्रकाशीय तंतु, बताइए इसमें। तो जो रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स है उस पर सोनार काम करता है। बेसिकली क्या होता है, जैसे शिप अगर है, शिप्स में सबसे ज्यादा इसका यूज होता है, और ये पानी के अंदर है क्योंकि पानी के अंदर आप देख नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या होता है, एक सेंडर और रिसीवर लगा होता है। सेंडर जो है अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है भेजता है, उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे चट्टान है, या मान लीजिए कोई सबमरीन है, या मान लीजिए कोई जंतु जानवर है, उससे टकरा के जो है वेव्स वापस आती है। तो रिसीवर क्या है, ये जो वेव की स्पीड हमें पता है, और ये जो टाइम है यानी कि कितनी देर में गई और आई ये हमें पता है। तो इसके जो विभाजन से यानी कि इसके कैलकुलेशन से वो दूरी पता लगा लेता है, और साथ में वो ये भी पता लगा लेता है कि आगे कितनी बड़ी कोई ऑब्स्टेकल है, कोई सबमरीन है, कोई बॉम्ब है, ये सब चीजें पता ही लगाई जा सकती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखिए मान लीजिए ये एक इंटरफेस है, यहाँ पे एयर है और यहाँ पे वाटर है। तो लाइट क्या करती है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो रिफ्लेक्स करती है। मतलब इसको अगर हम 90 डिग्री माने तो नॉर्मली अगर हम देखें तो लाइट सीधे एंगल पे चलती है, लेकिन अगर वो डेंसर से लाइटर मीडियम में जा रही है, वाटर डेंस है, एयर लाइट है, तो वो जो नॉर्मल है उससे दूर की तरफ घटेगी। और अगर वो यहाँ पे मान लीजिए वाटर की जगह ऑयल होता तो वो जो नॉर्मल है उसके पास की तरफ जो है रिफ्रैक्ट करती, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। लेकिन इसमें एक और फिनोमिना होता है कि ये लाइट बाहर ही नहीं निकल रही है और यहाँ पे इस इंटरफेस से वो टच करके वापस आ जा रही है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और ये जिस एंगल पे होता है उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर पे काम करती है। क्या होता है, एक बेसिकली ग्लास का, ऑप्टिकल ग्लास का या फिर किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल का एक फाइबर होता है, उसमें हम एक तरफ से प्रकाश डालते हैं और ऐसे वो टकराते हुए जो है पूरी ट्रांसमिट होती है। जनरली जो हाई स्पीड इंटरनेट केबल्स होती हैं वो ऑप्टिकल फाइबर्स की बनती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि ट्यूमर जो होता है उसमें जो परिवर्तन होते हैं, चेंजेस होते हैं, उसको हम किस चीज से स्टडी कर सकते हैं, लेजर से, मेजर से, नैनो टेक्नोलॉजी से, या एंटी लेजर से। तो उसको हम एंटी लेजर से स्टडी कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछ रहा है लिडार टेक्नोलॉजी जो होती है वो किस लिए यूज नहीं हो सकती, यानी कि नॉट पूछा है। एरोसॉल के अध्ययन के लिए, स्टडी के लिए, स्ट्रक्चर ऑफ क्लाउड्स यानी कि संरचना बादलों की जो होती है उसके लिए, प्रदूषण की जांच के लिए, या फिर एटमॉस्फेरिक जो वायुमंडलीय घटनाएं होती है उसके लिए। तो बताइए किसके लिए यूज नहीं हो सकती, तो वो सभी के लिए यूज हो सकती है, इसलिए इसका नन ऑफ द अबव हो गया, ठीक है। इसका जो लिडार का फॉर्मूला फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। और लिडार जो है काफी सारी चीजों में यूज होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मेजर पावर जो एटॉमिक पावर प्लांट है उनको आपको पहचानना है, सही विकल्प पहचानना है। इसमें तारापुर उत्तर प्रदेश में मिलेगा, रावत भाटा राजस्थान जैसलमेर में, काकरापार वेस्ट बंगाल में, और ट्रॉम्बे आपको कर्नाटका में मिलेगा। बताइए कौन सा इसमें से करेक्ट है। तो अगर हम करेक्ट देखें तो सिर्फ रावत भाटा वाला करेक्ट है, क्योंकि तारापुर आपको कहां मिलेगा, उत्तर प्रदेश में नहीं, महाराष्ट्र में मिलेगा। ककरापार आपको गुजरात में मिलेगा, और ट्रॉम्बे अगर आपने रॉकेट बॉयज देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये महाराष्ट्र बॉम्बे के पास है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो मेडिकल और इंडस्ट्रियल यानी कि चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र में जो उपकरण किरणें यूज होती हैं, माफ कीजिएगा, जो रेज यूज होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, विजिबल, एक्सरे, गामा रे, अल्ट्रा वायलेट रे। तो जो मेडिकल भी यूज होती है और इंडस्ट्रियल भी यूज होती हैं उनको हम एक्सरे बोलते हैं। आपने एक्सरे कराया होगा कभी, जैसे किसी ने आपने देखा ही होगा, एक्सरे कराते हैं मेडिकल टाइम पे, और इंडस्ट्रियल में भी इसका काफी ज्यादा प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो साउंड की यानी कि ध्वनि की जो तीव्रता है यानी कि स्पीड ऑफ साउंड है वो सबसे ज्यादा
किस में होती है, किस धातु में होती है 25 डिग्री सेल्सियस पे, निकल, स्टील, लोहा, पीतल, इसमें से आपको पहचानना है किस में होती है। तो दिए हुए में से सबसे ज्यादा जो होती है वो आपको निकल में मिलेगी, इसलिए इसका आंसर आपको ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछ रहा है 1 किलोवाट आवर की अगर हम बात करें तो उसमें कितने हॉर्स पावर की ऊर्जा होती है, ठीक है, कितने हॉर्स पावर उसमें होते हैं आपको पहचानना है। 1.34, 1.36, 1.35, 1.32। तो 1.34 हॉर्स पावर जो होती है, आप देखें गाड़ियों के इंजन आपने सुना होगा 20 हॉर्स पावर, 40 हॉर्स पावर, 200 हॉर्स पावर, इस तरीके से। और किलोवाट आवर क्या होता है, जो आपकी एक यूनिट होती है एनर्जी को नापने के लिए, वर्क को नापने के लिए, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो मॉइस्चर कंटेंट है, यानी कि मृदा की जो नमी की मात्रा है मृदा में, मिट्टी में, उसको नापने के लिए कौन सा यूज होता है, कौन सा एलिमेंट यूज होता है। और साथ में जो फोटोसिंथेसिस है, यानी कि जिससे प्रकाश संश्लेषण है, पौधे जिससे खाना बनाते हैं, उसको मापने के लिए उसमें किस चीज का यूज होता है वो आपको बताना है, ठीक है, स्टडी करने के लिए। कैलिफोर्नियम 254, 52 या फिर फॉस्फोरस 32, कार्बन 14, बताइए किसका यूज होता है। तो अगर हम देखें तो मॉइस्चर कंटेंट के लिए कैलिफोर्नियम 252 का होता है, और फॉस्फोरस 32 किसके लिए यूज होता है, जो आपका प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस, उसको स्टडी करने के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है कार और स्पोर्ट बाईसाइकिल, यानी कि आपने देखे वो मोटे मोटे टायर वाली बाईसाइकिल होती है, बड़ी मोटी सी, और पहाड़ों पर चढ़ जाती है कहीं भी, तो उसे हम बोलते हैं स्पोर्ट्स बाईसाइकिल। और साथ में अगर आपने देखा होगा ओलंपिक में अलग तरीके की जो है आपको साइकिल मिलेंगी, नॉर्मल हमारी जैसी साइकिलें नहीं मिलती। तो वैसी और दो कार्स में जो यूज होता है वो कौन सा, इसमें से जो पदार्थ है वो यूज होता है, मटेरियल यूज होता है, पॉलिस्टर, नायलॉन, कार्बन फाइबर, रेयन। तो अगर हम देखें तो कार्बन फाइबर होता है, क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट होता है, बहुत ही हल्का होता है, लेकिन बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए ये जल्दी से टूटता नहीं है, बहुत ज्यादा वजन सह सकता है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सा जो प्लास्टिक है वो कॉन्टैक्ट लेंसेज बनाने के लिए यूज होता है, ये आपको बताना है। आप चश्मों की जगह कॉन्टैक्ट लेंसेज जो पहनते हैं उसमें कौन सा प्लास्टिक यूज होता है, तो पॉलीथाइलिन, एक्रिलाइट, पॉलीस्टाइरिन, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इसमें एक्रिलाइट का यूज होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा हुआ है कि पोटैश ग्लास की अगर हम बात करें तो इसमें से किसका उपयोग होता है। बेसिकली पोटैश ग्लास में नॉट यूज पूछा है, किसका उपयोग नहीं होता, ठीक है, पोटैश ग्लास बनाने में किसका उपयोग नहीं होता ये पूछ रहा है। सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका, किसका उपयोग नहीं होता ये आपको बताना है। तो अगर हम देखें तो इसमें से सोडियम कार्बोनेट का उपयोग पोटैश ग्लास बनाने में नहीं होता, बाकी सबका होता है, ए उसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर हम सीमेंट की कंपोजिशन देखें, यानी कि संघटक देखें, तो उसमें सबसे कम मात्रा आपको किसकी मिलेगी, माफ कीजिएगा, हाँ, तो संघटक देखें तो प्रतिशत के हिसाब से आपको एवरेज कंपोजिशन में अगर हम देखें तो सबसे लोएस्ट जो परसेंटेज है, कम मात्रा आपको किसकी मिलेगी, एल्यूमिनियम, जिप्सम, मैग्नीशियम ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड। तो फेरिक ऑक्साइड की सबसे कम मात्रा आपको मिलेगी, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए समझाने वाली जहां पर भी बात आती है मैं आपको समझाता हूं और वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन जहां समझाने वाली बात नहीं है, सीधे सीधे फैक्ट्स याद करने हैं, उसके लिए आपको मल्टीपल टाइम्स ये वीडियोस देखना पड़ेगा। साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको फ्री पिक्स से रिवीजन करने को मिलेगा, और यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब आप हमारा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें, वुड में यानी कि लकड़ी में सबसे कम मात्रा में आपको क्या मिलता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या ऐश। तो अगर हम देखें सबसे कम मात्रा में आपको नाइट्रोजन लकड़ी में मिलता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो मेजर एंटीसियोटिक है, यानी कि जो प्रमुख जो रोगाणुरोधक औषधि है, उस कौन सा उसके अंदर नहीं आता है ये आपको बताना है। फिनॉल, फॉर्मल्डिहाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या बोरिक एसिड। तो ये सभी जो है एंटीसियोटिक है, माफ कीजिएगा, ये एंटीसियोटिक नहीं एंटीसेप्टिक होगा, ठीक है, ये भी कभी कभार कंफ्यूजन हो जाता है। एंटीसेप्टिक यहाँ पे पूछा हुआ है, कौन सा इनमें से एंटीसेप्टिक नहीं है, तो ये सभी जो है एंटीसेप्टिक है, इसलिए इसका मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है साबुन के कौन से साबुन के बनाने में सबसे ज्यादा इसका यूज आता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। औषधीय साबुन यानी कि मेडिकेटेड सोप, शेविंग साबुन यानी कि दाढ़ी बनाने वाला, ट्रांसपेरेंट साबुन यानी कि पारदर्शी, और द्रव साबुन यानी कि लिक्विड सोप, जो आजकल काफी चल रहा है। तो बताइए, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सबसे ज्यादा यूज आप लिक्विड सोप बनाने में करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हीटिंग कॉइल में जो आपको कौन सी मिश्र धातु से हीटिंग कॉइल बनी होती है, यह आपको पहचानना है। क्रोम, स्टील, मगलेनियम, जर्मन सिल्वर या ड्यूरालुमिन। तो बताइए किससे बने होते हैं, तो ये जर्मन सिल्वर से बनी होती है। चलिए आप मुझे बताइए, जर्मन सिल्वर एक अलॉय है, ठीक है, मिश्र धातु है, तो इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं, मतलब क्या क्या इसमें यूज होता है, टिन होता है, जिंक होता है, कॉपर होता है, क्या क्या होता है वो आपको मुझे बताना है, ठीक है। ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो आप मुझे बताएंगे जर्मन सिल्वर के अंदर कौन कौन से घटक होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो कैसराइट है और पायरोल्यूसाइट है वो किसके आपके अयस्क हैं, आपको पहचानना है किसके अयस्क है। निकल, मैग्नीशियम, टिन, बताइए किसके हैं। तो अगर हम देखें कैसराइट जो है टिन का अयस्क है, और है, और मैग्नीशियम का अयस्क कौन सा है, पायरोल्यूसाइट, ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है सबसे ज्यादा
क्रियाशील अधातु यानी कि नॉन मेटल एलिमेंट कौन सा है वो बताना है, और सबसे रिएक्टिव यानी कि सबसे ज्यादा क्रियाशील मेटल एलिमेंट यानी कि धातु तत्व आपका कौन सा है, फ्लोरीन, फ्रांसियम, पैलेडियम, सीजियम, बताइए इसमें से फ्रांसियम। तो अगर हम देखें फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है और सीजियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन है यानी कि नाइट्रोजन के जो यौगिक हैं उनसे क्या कौन सी जो कौन सा जो ऑप्शन है वो रिलेट नहीं करता। एसिड रेन यानी कि अम्ल वर्षा, रिड्यूस प्लांट प्रोडक्टिविटी यानी कि कम संयंत्र उत्पादकता, आईज और लंग्स यानी कि आंखों और फेफड़ों में जलन, कॉज ऑफ कैंसर यानी कि कैंसर का कारण भी नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं। तो बताइए, तो इसमें कॉज ऑफ कैंसर जो है नाइट्रोजन से कैंसर नहीं होता, बाकी सारी चीजें होती हैं। अगला क्वेश्चन आपको गलत विकल्प चुनना है। एक तरफ आपको फील्ड के नाम दे रखे हैं, दूसरी तरफ किससे रिलेट करती है। तो मॉरिकल्चर जो है रेशम की जो कीट होते हैं शहतूत की कृषि से रिलेट करती है। कल्टीवेशन ऑफ मलबरी फॉर सिल्कवॉर्म। एरोफोनिक्स जो है हवा में जो वायु में पौधे उगाए जाते हैं प्लांट्स को, उनके लिए। पोमोलॉजी फ्रूट से रिलेट करती है फल विज्ञान से। और सिल्वीकल्चर जो है कंजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ फॉरेस्ट यानी कि वनों के संरक्षण और संवर्धन से रिलेट करती है। इनकरेक्ट आपको बताना था, तो इसमें सारे ही करेक्ट है, मतलब सारे ही करेक्ट है, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनकरेक्ट आपसे पूछा है, एक तरफ रोग दे रखे हैं, दूसरी तरफ कौन से जानवर को होते हैं। तो माउथ डिसीज, मुंह पका रोग आपको गाय को होता है। गिल रॉट जो है गाय को होता है। एंथ्रैक्स यानी कि गिल्टी का रोग आपको गाय को होता है। और मैस्टिफिस यानी कि थनौला जो होता है वो भी गाय को होता है। आपको पहचानना है कौन सा है। तो अगर हम देखें गिल रॉट जो है, गिल किसके होती है, फिश के होती है, ना कि गाय के। तो गिल रॉट जो होता है बेसिकली काव को नहीं होता, फिश को होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर से आपसे इनकरेक्ट इसमें पूछा हुआ है। एक तरफ आपको कुछ प्लांट्स, कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दे रखे हैं, और दूसरी तरफ उनकी जो साइंटिफिक वेराइटीज हैं यानी कि जो हमने बनाई हैं वेराइटीज, हाइब्रिड वेराइटीज जो हमने बनाई है वो आपसे पूछ रहा है। तो जो पूसा मुक्ता है वो लहसुन की एक किस्म है यानी कि गार्लिक। पूसा दीपाली है वो कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी की है। पूसा मेघदूत है वो बॉटल गार्ड यानी कि लौकी का किस्म है। और पूसा रत्ना जो है अनियन यानी कि प्याज की किस्म है। आपको इनकरेक्ट इसमें से पहचानना है। तो अगर हम पूसा मुक्ता की बात करें तो गार्लिक नहीं, कैबेज की यानी कि पत्ता गोभी की एक किस्म है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन सी बिहार की डिस्ट्रिक्ट है जो उत्तर प्रदेश से बॉर्डर शेयर नहीं करती। वो आपको पहचानना है। गोपालगंज, भोजपुर, कैमूर, किशनगंज। तो किशनगंज जो है वो उत्तर प्रदेश से शेयर नहीं करती। किशनगंज कहाँ है, पश्चिम बंगाल से, वेस्ट बंगाल से शेयर करती है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, एक तरफ आपको सिटीज, टाउन्स और दूसरी तरफ उनके पास जो नदियां बहती हैं वो पूछा है, और गलत बताना है आपको बिहार के संदर्भ में। मुजफ्फरनगर के पास गंडक नदी बहती है, मुंगेर के पास गंगा बहती है, पटना के पास फाल्गु बहती है, और छपरा के पास जो है छपरा जो सारण में है उसके पास सरयू बहती है। आपको बताना है इसमें से। तो अगर हम बात करें तो इसमें से मुजफ्फरनगर ठीक है क्योंकि उसके पास बूढ़ी गंडक रिवर बहती है। मुंगेर ठीक है क्योंकि उसके पास गंगा बहती है। लेकिन जो फाल्गु रिवर है वो गया के पास से बहती है, पटना के पास से नहीं बहती। और छपरा जो है सारण में, माफ कीजिएगा, छपरा जो सारण में, इसके पास सरयू नहीं गंगा बहती है, तो इसलिए ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। इसलिए मोर देन वन ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार के संदर्भ में देखें तो सूर्य कुंड आपको मुंगेर में मिलेगा, गौमुख कुंड मुंगेर में मिलेगा, रामेश्वर मुंगेर में मिलेगा, और लक्ष्मण कुंड मुंगेर में मिलेगा। आपको गलत विकल्प चुनना था, माफ कीजिएगा। तो इसमें सूर्य कुंड जो है मुंगेर में नहीं मिलेगा, ये आपको कहां मिलेगा, राजगीर में, इसलिए गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट बिहार का है जो ईस्ट कोसी कैनाल यानी कि पूर्वी कोसी नहर के अंदर लाभान्वित होने वाला जिला नहीं है। ये आपको बताना है कौन सा, किस जिले को फायदा नहीं मिलेगा। पूर्णिया, अररिया, सहरसा, माधेपुर, किसको नहीं मिलेगा, इन सभी को मिलेगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि आपको इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। बिहार के संदर्भ में ही जो सिगरेट फैक्ट्री और बंदूक का कारखाना है आपको मुंगेर में मिलेगा। गन फैक्ट्री, उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर आपको जहानाबाद में मिलेगा। खनन यानी कि माइनिंग आपको औरंगाबाद में मिलेगा। और वर्मिलियन यानी कि सिंदूर उद्योग आपको लखीसराय में मिलेगा। इसमें से कौन सा गलत है। तो अगर हम देखें फर्टिलाइजर वाला गलत है, जहानाबाद में नहीं, आपको ये बरौनी में मिलेगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो 19-20 में अगर हम ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन यानी कि अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 19-20 की अगर हम बात करें, उसके अनुसार कितना इंक्रीज हुआ है पिछले 5 सालों में बिहार में, अगर हम देखें तो कितना इंक्रीज हुआ है एनरोलमेंट में, यानी कि पिछले 5 वर्षों में नामांकन में कितना हुआ है। 11, 11.2, 11.4, 11.6। तो अगर हम देखें तो 11.4% का जो इसमें इंक्रीज हुआ है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आंसर बता ही दिया आपको पहले, लेकिन फिर भी 11.4 का है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखना है कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि बाजार में जो पूंजीकरण है $3 ट्रिलियन का, वो अभी टच किया है थर्ड इंडियन IT
फर्म ऐसा करने वाली तीसरी इंडियन कंपनी कौन सी बनी है वो आपको बताना। IBM, इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर या रेडिंगटन इंडिया लिमिटेड। तो इसमें से कोई भी नहीं है। तीसरी कंपनी जो बनी है वो विप्रो बनी है। पहली है TCS, उसके बाद है इन्फोसिस और उसके बाद है विप्रो। इसमें से बाकी कोई भी नहीं है। IBM जो है इंडियन कंपनी नहीं है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इन्फोसिस दूसरी कंपनी है, इसमें तीसरी पूछी हुई थी। अगला क्वेश्चन देखना है आपको, पूछ रहा है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में आपको रैंक बतानी है। पहली रैंक इंडोनेशिया की है, सेकंड जो है कीनिया की है, थर्ड रैंक म्यांमार की और 14वीं रैंक जो है भारत की है। 2021 में आपको इनकरेक्ट बताना है कौन सा है। तो अगर हम देखें तो थर्ड वाली जो म्यांमार की नहीं है वो नाइजीरिया की है, ठीक है। नाइजीरिया की रैंक है थर्ड, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनकरेक्ट वाला था ये वाला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपसे फिर से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 जो सतत विकास लक्ष्य मूल्य सूचकांक है 2021 का, उसमें पहली रैंक फिनलैंड को मिली है, दूसरी रैंक स्वीडन को मिली है, तीसरी रैंक डेनमार्क को मिली है और 119वीं रैंक है भारत की। देखिए कितनी पीछे रैंक है, बताइए इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है आपको बताना है। तो भारत की रैंक 119वीं नहीं बल्कि 120वीं है, ये बहुत ही बुरी बात है। लेकिन इसलिए ये हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी भी है कि हम अपने जो प्रोग्रेस है उसको सही से मॉनिटर करके उसके लिए स्टेप्स ले सकते हैं। चलिए बताइए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन सी संस्था, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन निकालती है, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि टॉप 5 टेक्नोलॉजी सेंटर्स जो एशिया पैसिफिक मेजर रिपोर्ट में जो बनाए गए हैं उनमें से कौन सा प्रौद्योगिक केंद्र जो है शीर्ष 5 में नहीं आता है, वो आपको बताना है, ठीक है। सिंगापुर, शंघाई, बैंगलोर या शेनजेन। तो जो सिंगापुर है वो नहीं आता है, यहाँ पे क्या आएगा, बेसिकली बीजिंग आएगा, ठीक है। टॉप 5 में सिंगापुर नहीं आता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1, इसलिए ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको पूछना है कि जो पीसफुल कंट्रीज हैं टॉप, यानी कि जो वैश्विक शांति सूचकांक है 2021 का, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 का, उसमें जो टॉप कंट्रीज हैं रैंक है उसमें आपको बताना है साउथ एशियन रीजन में बताना है, ये ध्यान रखेंगे। दक्षिण एशिया रीजन में टोटल में अलग है लेकिन दक्षिण एशिया में अलग पूछा हुआ है आपसे। पहली रैंक दक्षिण एशिया में भूटान की है, दूसरी नेपाल की है, तीसरी बांग्लादेश की है और चौथी जो है वो आपकी भारत की है। बताइए इसमें से कौन सा ठीक है। तो अगर हम देखें तो चौथी भारत की नहीं है, चौथी बेसिकली श्रीलंका की है। भारत की रैंक कौन सी है, 5वीं है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए ये भी बताइए कि ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है कौन सा, चलिए मैं बता देता हूँ आपको, ये मैंने ऊपर पूछ लिया इस तरह के क्वेश्चन। तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमी एंड पीस, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस नाम से एक संस्था है, वो ग्लोबल पीस इंडेक्स को निकालती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो टॉप 4 स्टेट हैं, शीर्ष 4 जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, किस पे परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो राज्य और केंद्र स्तर पे होता है, जो सूची बनाई जाती है उसमें नहीं आता है, ये आपको बताना है, ठीक है। नॉट बीन पूछा हुआ है। तो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 में टॉप 4 में कौन सा नहीं आता है, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार। तो अगर हम बात करें कर्नाटका नहीं आता है, टॉप 4 में कौन कौन आते हैं, पंजाब आता है, तमिलनाडु आता है, केरल आता है, ठीक है, ये और अंडमान निकोबार आता है, कर्नाटका नहीं आता है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक इनिशिएटिव है जो क्या करता है, जो स्कूल एजुकेशन है उसकी क्वालिटी को जो है जज करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा हुआ है कि ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 की जो आई थी उसमें भारत की रैंक कौन सी थी, ये आपको बताना है। 67वीं, 68वीं, 69वीं या 70वीं, बताइए। तो ये 67th रैंक है भारत की ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 में। आप मुझे बताएंगे अब दोबारा से, चलिए क्योंकि बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं तो आप भी कुछ सर्च करिए, कुछ मैं आपको बता ही रहा हूँ। ग्लोबल स्किल रिपोर्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन निकालती है, कौन सी संस्था निकालती है, वो आप मुझे बताएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स आपको बताना है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 उसमें भारत की रैंक कितनी है, वो आपको बताना है। 41वीं, 42वीं, 43वीं, 44वीं। तो अगर हम देखें तो 2021 वाले में 43वीं है और इसे निकालता कौन है, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, IMD बोलते हैं, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ये इसको निकालता है। अच्छा, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स कौन निकालता है, IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड निकालता है, जबकि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स कौन निकालता है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट निकालता है। आप मुझे ये बताइए ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है, आप मुझे बताएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो वर्स्ट परफॉर्मिंग है यानी कि जो सबसे बेकार, सबसे पिछड़े राज्य है प्रदर्शन में, सबसे खराब प्रदर्शन जिन्होंने किया है, उसकी जो पीछे से जिन्होंने टॉप किया उसके टॉप 3 में कौन नहीं आता है। SDG इंडिया इंडेक्स जो डैशबोर्ड निकाला जाता है 2020-21 वाला, उसमें आपको पहचानना है बिहार, झारखंड, असम, छत्तीसगढ़। इसमें से आपको पहचानना, तो छत्तीसगढ़ जो है बॉटम 3 में नहीं आता है। टॉप 3 वर्स्ट परफॉर्मिंग का मतलब यही है कि बॉटम 3 हो गया। तो इसमें कौन कौन टॉप में अगर हम देखें तो केरला, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड आता है। और जो बॉटम 3 है उसमें
छत्तीसगढ़ नहीं आता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 47 जो G7 शिखर सम्मेलन हुआ था, 47वां G7 शिखर सम्मेलन, उसका जो मुख्य विषय है 2021 का, वो कौन सा? उसका थीम बेसिकली आपको बताना है बिल्डिंग बैक बेटर, डेवलपिंग बैक बेटर, ग्रोइंग बैक बेटर, मेकिंग बैक बेटर। तो ये B3W बड़ा फेमस हुआ था, बिल्डिंग बैक बेटर वर्ल्ड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा हुआ है कि 8th एशियन डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीट हुई थी। आसियान की जो डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है वो दो होती है, एडीएम एशियन डिफेंस आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीट और एडीएम प्लस, ये दो होती हैं अलग अलग। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि उसमें कौन सी जो वो हुई कहाँ थी, आपको स्थान बताना, और भारत का प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन किसने किया था? लाओस, ब्रुनेई, फिलीपींस, वियतनाम, नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह। तो डिफेंस मिनिस्टर जो बेसिकली डिफेंस मिनिस्टर ही जाएंगे, राजनाथ सिंह जी जाएंगे वहां पे, और ब्रुनेई में ये हुई थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑलराउंडर हैं एक अनुशुला राव जी, वो फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर बनी है जिनको पहली मतलब 4 साल के लिए उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है क्योंकि उन्होंने डोप टेस्ट फेल किया था। यानी कि जो परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स होते हैं, यानी कि जो बैंड सब्सटेंस होते हैं, दवाइयां होती हैं एक प्रकार की जो आपकी परफॉर्मेंस बढ़ा देते हैं, तो वो लेना मना होता है। जो वर्ल्ड डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन है, एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन है, माफ कीजिएगा, तो उसके जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो सारे देशों को फॉलो करना है। तो ये जो अनुशुला राव जी हैं वो कौन से राज्य से आती हैं? राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो ये मध्य प्रदेश से आती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लेतिनज़नेबिड गाइड, माफ कीजिएगा मुझे नहीं पता कि ये सही प्रोनाउंसिएशन है कि नहीं कि, लेकिन लेतिनज़नेबिड गाइड जो है वो कौन सी कंट्री से हैं ये आपको बताना है, जिन्होंने 10,000 मीटर की दौड़ में रिकॉर्ड बनाया है 29 घंटे 1 मिनट 3 सेकंड का। ये आपको बताना है, महिला हैं ये। ठीक है, आपको बताना है कौन से राज्य कौन से देश से आती है? कीनिया, युगांडा, जिम्बाब्वे, सोमालिया। तो ये इनमें से किसी से नहीं आती है। कहां से आती है? इथियोपिया से आती है। ठीक है, इथियोपिया से आती है, इसलिए इसका आंसर ही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। E100 पायलट प्रोजेक्ट जो है रिसेंटली लॉन्च किया था हमारे प्रधानमंत्री जी ने, तो कहां से किया था ये आपको बताना है। न्यू दिल्ली, भोपाल, मुंबई, पुणे। तो ये पुणे से किया गया है। E100 का मतलब क्या है? देखिए बेसिकली जो एथेनॉल ब्लेंडिंग होती है वो हम अपने पेट्रोल में इथेनॉल को ब्लेंड करते हैं। तो अभी हमारा टारगेट क्या है? 10%, 20%। चलिए बताइए प्रेजेंट टारगेट क्या है? जैसे अब E10 पेट्रोल होता है, E20 पेट्रोल होता है, इस तरीके से हमारा टारगेट है। तो हमारी जो लक्ष्य है वो कितना है? ठीक है, और ये पायलट प्रोजेक्ट है, यानी कि 100% जो 100 बराबर का जो मात्रा में मिलाया जाएगा इसमें पेट्रोल, वो उसकी जो शुरुआत है वो पुणे से हुई है। बेसिकली इसमें करना क्या है? E100 पायलट प्रोजेक्ट में क्या करना होता है? जो प्रोडक्शन है इथेनॉल का, जो उत्पादन है उसको देश भर में बढ़ाना है, ये हमने करना है। और ये हुआ कब था? जो 5 जून है, यानी कि वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, यानी कि वैश्विक पर्यावरण दिवस, उसके उपलक्ष्य में ये किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है जो फाइनेंस सेक्रेटरी है, वित्त सचिव है, उनकी नियुक्ति हुई है, वो कौन बने हैं? उनका नाम आपको बताना। और जो नए डेप्यूटी गवर्नर बने हैं आरबीआई के, उनका नाम आपको बताना है। टीवी सोमनाथन, टी रविशंकर, बीपी कानून को इनमें से पहचानना। तो टीवी सोमनाथन जो है फाइनेंस सेक्रेटरी वित्त सचिव बने हैं, और टी रविशंकर जो है न्यू डेप्यूटी गवर्नर बने हैं आरबीआई के। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि एन रंगास्वामी जी हैं, नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, वो कौन सी केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी के बने हैं? दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी। तो ये पुडुचेरी के बने हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो न्यू डायरेक्टर हैं यानी कि निदेशक नियुक्त हुए हैं अभी सीबीआई के, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उनका नाम आपको बताना है। और साथ में जो फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि पहली महिला वित्त मंत्री हैं, क्या नाम है? अजंता नियोग। वो कौन सी कंट्री कौन सी स्टेट में बनी है ये आपको पहचानना, असम, सिक्किम। तो अगर हम देखें तो जो नए डायरेक्टर हैं वो सुबोध जायसवाल जी बने हैं, और असम में जो है अभी उनकी पहली महिला वित्त मंत्री बनाई गई हैं अजंता नियोग जी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है ई पंचायत अवार्ड 2021 में दिए गए थे, उसमें दूसरा स्थान जो है किसको मिला है? मतलब शेयर हुआ है, दो राज्यों को दूसरा स्थान मिला है। तो आपको पहचानना वो जोड़ी कौन सी है? असम, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, असम, तमिलनाडु या उड़ीसा, छत्तीसगढ़। बताइए इसमें से। तो इसमें अगर हम देखें तो असम और छत्तीसगढ़ को मिला के ये सेकंड अवार्ड मिला है। असम और छत्तीसगढ़ वाला इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका नन ऑफ दी अबव हो जाएगा। तो पहला जो है यूपी को, उत्तर प्रदेश को पहला अवार्ड मिला है फर्स्ट, असम और छत्तीसगढ़ को मिला के दूसरा मिला है, और उड़ीसा और तमिलनाडु को मिला के आपको तीसरा मिला है। ठीक है, और ई पंचायत 2021 ये जो अवार्ड है ये कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इस अवार्ड को देती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो ग्रीन ऊर्जा अवार्ड है रिसेंटली उससे सम्मानित किया गया है, कौन से इंस्टीट्यूट को वो अवार्ड मिला है? वो आपको बताना। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, या नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आपको बताना है ग्रीन ऊर्जा अवार्ड किसको मिला है रिसेंटली।
ठीक है, तो ये इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड को मिला है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। और ये कौन देता है? इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स इस अवार्ड को देता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेविगेशन ऐप है एक वेज नाम से, हाल ही में उसके सीईओ यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए हैं, उनका नाम आपको बताना है। और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कितने मेंबर्स का पैनल बनाया है, किसके लिए? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, यानी कि जो खुला मतलब एक ओपन, सभी के लिए ओपन नेटवर्क है डिजिटल कॉमर्स के लिए, यानी कि इंटरनेट पे और डिजिटली काम करने के लिए उस पर गठन पैनल का गठन किया है, उस पर रिकमेंडेशंस देने के लिए। तो उसमें कितने मेंबर्स हैं ये आपको बताना है। तो ये नेहा पारिक जी हैं जो वेज की सीईओ बनी है, और 9 मेंबर की जो समिति है, 9 सदस्यों समिति है, वो इसमें बनाई गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि खादी नेचुरल पेंट जो काउ डंग यानी कि गाय के गोबर से बनाया गया है, वो वर्चुअली इनॉग्रेट किया है कौन से केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने इसको किया गया है? भारत का पहला और एकमात्र पेंट है जो ये ऑनलाइन माध्यम से इसका उद्घाटन हुआ था, गोबर से बना हुआ है। तो किसने किया है इसका उद्घाटन? नितिन गडकरी जी, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान या पीयूष गोयल? थे नितिन गडकरी जी हैं जिन्होंने इसका उद्घाटन किया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि रामनाथ कोविंद जी ने गवर्नर्स यानी कि राज्यपालों की नियुक्ति करी है 8 राज्यों में, 8 स्टेट्स में। तो कौन सा राज्य इसमें नहीं आता है, पहले तो आपको ये बताना है। और दूसरा, जो त्रिपुरा के अभी वर्तमान में जो राज्यपाल है, प्रेजेंट गवर्नर, उनका नाम आपको बताना है। तो मणिपुर के राज्यपाल, मणिपुर जो है इन 8 राज्यों में नहीं आता, और जो त्रिपुरा के गवर्नर सत्यनारायण आर्य जी हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछ रहा है कि ब्लैक बेलीड कोरल स्नेक अभी कौन से राज्य में इसकी जो है खोज हुई है शोधकर्ताओं को? ये ब्लैक बेलीड कोरल स्नेक जिसका जो पेट है वो काला है, इसलिए इसका ब्लैक बेलीड कोरल स्नेक नाम दे दिया है। वो आपको बताना है कौन से राज्य में मिला है। और साथ में साउथ कोरिया और इंडिया के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी, तो वो कौन से सी में हुई थी? ईस्ट चाइना, साउथ चाइना, रेड सी, ब्लैक सी, आपको पहचानना है। तो ये जो ब्लैक बेलीड कोरल स्नेक है, ये उत्तराखंड में आपको मिलेगा, और ईस्ट चाइना सी में ये आपको मिलेगा, क्योंकि साउथ कोरिया जो है आपको कोरियन पेनिसुला ईस्ट चाइना सी में ही दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रविंद्र किशोर पांडा जो है उनको कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो वो किस भाषा के कवि हैं ये आपको बताना है। और दूसरा, इंडियन एयरफोर्स के जो नए वाइस चीफ हैं यानी कि उप प्रमुख हैं, उनका नाम आपको बताना है, जो नए रिसेंटली जो वो हुए हैं। तो अगर हम देखें तो ये ओडिया से आते हैं, उड़िया भाषा के जो हैं ये कवि हैं, और अब जो हैं ये बदल दिए गए हैं, जो रिसेंट मतलब पहले कोई और थे, और अब जो हैं वो आपके एयर मार्शल संदीप सिंह हैं। ठीक है, एयर मार्शल जो अभी प्रेजेंट आज की डेट पर जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो एयर मार्शल संदीप सिंह है, तो इसलिए इसमें कोई सा भी आंसर नहीं है, इसलिए इसका नन ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो इनको स्किप कर देते हैं। जीएस पे फोकस रखते हैं। इससे आपसे पूछ रहा हुआ है कि अगर हम टॉप 4 डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन ग्रोथ यानी कि जनसंख्या वृद्धि दर के हिसाब से बिहार में 2011 की जनगणना है, उसमें जनगणना में कौन सा डिस्ट्रिक्ट नहीं आता है वो आपको बताना है। सबसे ज्यादा वृद्धि दर जिसमें है, ईस्ट चंपारण, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, अररिया या फिर खगड़िया? बताइए। तो पूर्वी चंपारण जो है टॉप 4 जिलों में नहीं आता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिले हैं 2011 के आंकड़ों के हिसाब से, उसमें कौन सा नहीं आता? पटना, गया, मुजफ्फरपुर माफ कीजिएगा, और मधुबनी। तो इसमें गया नहीं आता है टॉप 4 में, तो ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछ रहा है जो टॉप 3 हैं, जो लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जो 3 शीर्ष जिले हैं, उसमें 2011 के आंकड़ों के हिसाब से कौन सा नहीं आता है? कैमूर, जमुई, रोहतास, बांका। तो रोहतास नहीं आता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। और नेक्स्ट आपसे पूछा है जो लोएस्ट लिटरेसी रेट है, यानी कि सबसे शीर्ष 4 जिले जिनमें साक्षरता दर सबसे कम है 2011 के हिसाब से, उसमें कौन सा नहीं आता है ये आपको बताना है। पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार और माधेपुर, ये तो चारों ही आते हैं जिसमें सबसे कम साक्षरता दर है, इसलिए इसका नन ऑफ द अबव हो जाएगा। इसमें आपसे पूछा था नहीं आता। चलिए आप मुझे बताइए, हाईएस्ट लिटरेसी रेट यानी कि सबसे ज्यादा साक्षरता दर बिहार के कौन से जिले में आपको मिलेगी, ये आप मुझे बताएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे रामसर साइट्स के बारे में पूछा है। सोमोरिरी की जो सष्टम कोट झील है आपको केरल में मिलेगी, सोमोरिरी सिक्किम में मिलेगी, रुद्रसागर त्रिपुरा में, और पोंगदाम लेक हिमाचल प्रदेश में। आपको इसमें से गलत विकल्प चुनना था, तो कौन सी इसमें से गलत हो जाएगी? सोमोरिरी गलत हो जाएगी, क्योंकि वो सिक्किम में नहीं है, वो आपको कहां मिलेगी? लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन बहुत ज्यादा टफ भी जगह है, तो अगर आप जानना चाहते हैं तो बहुत जाइए शौक से, लेकिन एग्जाम क्रैक करने के बाद। इसलिए ये वीडियो आप बहुत ध्यान से देखेंगे, जितने भी क्वेश्चन मैंने पूछे उन सबका आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व धरोहर की जो अधिसूचित हुआ था, सबसे पहले इनमें से क्या हुआ था? जंतर मंदिर, अहमदाबाद, जयपुर, सिटी आर्कियोलॉजिकल जो साइट है नालंदा महाविहार की। तो अगर हम देखें तो इसका आंसर हो जाएगा जंतर मंतर। ये 2010 में हुआ था। बाकी अगर अहमदाबाद की बात करें तो 2017 में हुआ था, जयपुर तो अभी रिसेंटली 2020 में हुआ था, और नालंदा महाविहार 2016 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रेवेन्यू सरप्लस यानी कि जो राजस्व अधिशेष है
वो एस्टिमेटेड 2021-22 में कितना है वो आपको बताना है, और साथ में कितना परसेंट है वो जीडीपी के वो भी आपको बताना है। तो ये 5195 करोड़ है जो सरप्लस एस्टिमेटेड है, 1.21% ये राज्य की जीडीपी के बराबर है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो वित्तीय घाटा है हमारा 2021-22 में, फिस्कल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा जो हमारा है वो बिहार का 21-22 में कितना है, और वो जीएसडीपी जो राज्य का घरेलू सकल उत्पाद होता है उसके कितने प्रतिशत है, ये अनुमानित है, आपको बताना है। तो ये 22,511 करोड़ रुपए है, 2.97 जो है जीडीपी, स्टेट जीडीपी का ही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछ रहा है जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है यानी कि राज्य का जो सकल घरेलू उत्पाद है चालू मूल्यों पे, करंट प्राइजेस पे 2021-22 में वो कितना है, ये आपको बताना है। तो ये 7,57,026 करोड़ रुपए है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है यानी कि जो गैर कर राजस्व के रूप में जो बिहार के राज्य को एस्टिमेटेड अनुमानित जो इनकम है 21-22 में वो कितनी आएगी, ये आपको बताना है। तो ये 55,005 करोड़ रुपए के आसपास आएगी, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। ये सीधे सीधे आंकड़े हैं, याद होने चाहिए आपको। और बहुत बार हम करंट प्राइस, कांस्टेंट प्राइस, जीडीपी, नेट जीडीपी, ग्रॉस जीडीपी, इन सबका डिस्कशन कर चुके हैं। कोई आपको डाउट होगा तो आप जरूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कौन सा जो डिपार्टमेंट है, कौन से विभाग में सबसे अधिक राशि दी गई है बिहार के बजट में, सोशल वेलफेयर, समाज कल्याण, रूरल वेलफेयर, ग्रामीण कार्य, हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य, या फिर पथ निर्माण, रोड कंस्ट्रक्शन। तो सोशल वेलफेयर में सबसे ज्यादा राशि दी गई है, इसलिए इसका आंसर ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वारंटाइन सेंटर की अगर हम बात करें तो कितने रुपए जो है औसतन प्रति व्यक्ति खर्च किए गए हैं क्वारंटाइन सेंटर में बिहार में, तो बताइए। तो इसमें 5300 रुपए प्रति व्यक्ति जो है खर्च किया गया है बिहार सरकार द्वारा, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछ रहा है कि पटना गंगा रिवर बैंक डेवलपमेंट जो स्कीम है यानी कि पटना गंगा नदी तट विकास योजना के तहत जो नमामि गंगे प्रोग्राम के अंदर आता है, कितने करोड़ रुपए का बजट जो है अभी उसको मंजूरी दी गई है। तो 337 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी गई है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछ रहा है एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया है यानी कि एक अलग से कंपनी बनाई जाती है स्मार्ट सिटी के लिए। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सी जो सिटी है वो नहीं आती है बिहार में स्मार्ट सिटी के अंदर, मुजफ्फरनगर, भागलपुर, पटना या बिहार शरीफ। तो ये सारी सिटी आती हैं, इसलिए नन ऑफ द अबव हो जाएगा। आप मुझे बताएंगे जो टोटल सिटीज हैं बिहार में जो स्मार्ट सिटीज के अंदर आती हैं उनका नंबर आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये 150 क्वेश्चन करे। आई होप कि आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे होंगे। अटेम्प्ट करे हैं तो जरूर से अपना जो स्कोर है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। पेड कोर्सेज की जानकारी के लिए आप इन दिए हुए नंबर्स पे जो है कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।